Good morning, my friends. And today the class is live, so audience भी देखिए। आज आपको मैंने एक स्टडी मटेरियल सबसे पहले दिया, अध्ययन सामग्री। ये अध्ययन सामग्री घर पर रखने के लिए नहीं दिया, इसको आज के आज आप घर पर जाकर 2 बार कम से कम इसका स्टडी करोगे। देखो, जो सबसे अहम चीज है, पहली बात तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां कि इस बार आपके हिस्ट्री वाले टॉपर हैं। प्राय बच्चे क्वेश्चन किया करते थे कि भाई सर हिस्ट्री से टॉपर क्यों नहीं होता। मैंने कहा कि टॉपर स्टूडेंट्स नहीं, टॉपर सब्जेक्ट नहीं होता है, टॉपर स्टूडेंट्स होता है। जिस समय उसको स्टूडेंट मिल जाता है टॉपर हो जाता है। अब इंतजार है कि हिंदी मीडियम वाले कब टॉपर हो गए हिस्ट्री से, क्योंकि यहां मतलब मीडियम से कोई फर्क नहीं है। फर्क है बस सही तैयारी की और सही अंडरस्टैंडिंग की। तो पहले तो आप लोगों का मोरल काफी हाई होना चाहिए कि टॉपर हिस्ट्री से है। और हिस्ट्री हमने हमेशा यही कहा है कि सबसे बढ़िया विषय सोशल साइंस में है। तभी तो सत्येंद्रनाथ टैगोर से लेकर 21st सेंचुरी तक हिस्ट्री एवरग्रीन सब्जेक्ट के रूप में यूपीएससी में हमेशा छाया रहा है। एक समय था कि हमें याद है कि जब आप, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं कि बच्चों की संख्या को देखिए, ऐसी कम नहीं होना चाहिए। तो हमें याद है कि जब बच्चे इस बात के लिए क्वेरीज करते थे कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से टॉपर क्यों नहीं होते, तो मैंने एक ही बात कही कि देखो, हिस्ट्री सब्जेक्ट का सही पोटेंशियलिटी अभी तक बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। इसके कितने आयाम हैं, कितने यूजफुल हैं। मैं अब ऐसा नहीं कि मैं अपने सब्जेक्ट का प्रचार कर रहा हूं, ये मेरे मन में बैठी हुई चीज है। आपने यूट्यूब लेक्चर में भी देखा होगा, मैंने पास्ट प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज चलाई और इस सीरीज को जारी रखूंगा। बीच में चूंकि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसमें इंटरप्शन लेना पड़ा है, लेकिन वंस अगेन दैट इज गोइंग टू बी रिज्यूम्ड वेरी सून। एक क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज भी मैंने चलाया ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। अब सवाल है कि आज आपका टॉपिक है विश्व इतिहास, हाउ टू प्रिपेयर। तो कहीं आप लोगों को यह कंफ्यूजन ना हो जाए कि शायद हम विश्व इतिहास पढ़ाने ही आपको आए। विश्व इतिहास से आपकी कक्षा आरंभ हो रही। पहले आप लोग विश्व इतिहास कवर करोगे, फिर प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। अमूमन 6 महीने क्लासेस लग जाते हैं अगर एक्सक्लूडिंग हम हॉलीडेज को करें तो। इससे कम में विषय के साथ जस्टिस नहीं हो सकता। कोई भी विषय किसी भी ऑप्शनल के साथ, ऐसा नहीं हिस्ट्री के साथ, कोई भी ऑप्शनल अगर कवर कर रहा है, अगर जनरल स्टडीज कवर कर रहा है, तो जीएस में बच्चों को अमूमन 1.5 वर्षों की तैयारी चाहिए। ऑप्शनल में 6 से 7 महीनों की मिनिमम तैयारी चाहिए। क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ऑप्शनल पढ़ते हो, आप टॉपिक टू टॉपिक। अमेरिकी क्रांति पर टॉपिक हुई, हमने अमेरिकी क्रांति आपको पढ़ा दी, फिर फ्रांस की क्रांति पढ़ा दी, आर्थिक उदारीकरण उदारवाद और राष्ट्रवाद पढ़ा दिया, औद्योगिक क्रांति पढ़ा दी। तो अब मतलब है कि मैंने अगर अमेरिकी क्रांति पढ़ा दी तो आप अमेरिकी क्रांति का क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाओगे? नहीं। अमेरिकी क्रांति का टॉपिक करने के बाद, अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक को कवर करने के बाद और विश्व इतिहास समाप्त होने के बाद आपको फिर 10-15 दिन और लगेंगे उसमें बौद्धिक जुगाली करने में, इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन करने में। और जैसे आपने कभी अगर एक्सपीरियंस होगा, नहीं होगा तो माता जी को देखा होगा कि कुछ इस तरह के फर्मेंटेड चीजें बनाती होंगी, नाम 1-2 लो, इडली। तो क्या होता है कि रात में रख देती हैं और सुबह तक जाके वो फर्मेंट होता है, तब जाके उसकी कुकिंग हो पाती है। तो आइडियाज को फर्मेंट होने में टाइम लगता है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने जब भी समय में कटौती करने की कोशिश की है तो बेतरह मुंह खानी पड़ी है। स्टूडेंट्स का यही कंप्लेन रहा है कि मैं समझ नहीं पाया। तो मैं अपने जीवन में इस तरह का जोखिम लिया ही नहीं, क्योंकि मैं जब पढ़ने आता हूं तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं मेरे लिए सेकेंडरी है। मेरे लिए प्राइमरी यह है कि मैं स्वयं सेटिस्फाई हूं या नहीं। और मेरा सेटिस्फैक्शन आपके चेहरे को देखकर बनता है कि आप अगर सेटिस्फाई हो,
अगर आपने क्लास को समझ लिया है, क्वेश्चन आंसर करने की स्थिति में हो तो हम भी सेटिस्फाई हैं। अगर आप क्वेश्चन आंसर करने की स्थिति में नहीं हो तो हम भी सेटिस्फाई नहीं। तो मैं आपको यहां पर एक तथ्य बताना चाहता कि हम लोग विश्व इतिहास का टॉपिक कवर करने आए। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। जरा मैं थोड़ा सा आज, चूंकि पहली कक्षा है तो आप लोगों से परिचय भी चाहूंगा। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 45 से 50 क्लासेस लगते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, और जो आप YouTube का लेक्चर देखते हो उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति आती है क्लासरूम। YouTube के लेक्चर में केवल लेक्चर ही लेक्चर लेता हूं, इसलिए जब बच्चे कहते हैं कि सर आपको रूस की क्रांति पर लेक्चर दीजिए या विश्व आर्थिक मंदी पर लेक्चर दीजिए, तो मैं उस तरह के लेक्चर को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि अगर मैं अकेला रशियन रेवोल्यूशन पर लेक्चर दूं तो उस लेक्चर को लेने में हमें कम से कम 3 क्लास लगेंगे। लेकिन हमें एक ऐसा लेक्चर चाहिए जो 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप के डेवलपमेंट को बता रहा हो। तो वैसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना पड़ता है। तो कई बार बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कि शायद सर डिक्टेट नहीं करवाते हैं, लेकिन जब आप मेरे क्लास में आ रहे हो तो डिक्टेट करते हुए थक भी जाओगे। समझ में तो आएगी चीजें, लेकिन डिक्टेशन भी अच्छी खासी होती है। बल्कि आज आपका पहला क्लास है, दूसरी क्लास से जब आओगे, क्योंकि मैं जब शुरू करूंगा तो डिक्टेशन में उसी कॉपी पर शुरू करूंगा, तो एक कॉपी आपकी मोटी सी जिस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, यानी आपकी संप्रभुता स्थापित होनी चाहिए, वह कॉपी आपकी कुल पूंजी होगी। वो सारे नोट से बढ़कर है। उसमें एक तरह से यात्रा शुरू होगी आपके विश्व इतिहास कैसे बना, और एंड होगा 2021 पर। आपका सिलेबस तो 90s तक समाप्त हो जाता है, 2000 ईस्वी तक समाप्त हो जाता है, 2001 तक। लेकिन पढ़ने का मजा तब है हिस्ट्री जब हम कॉन्टेम्पररी पर बिल्कुल आए और समझे कि आज की दुनिया कैसी है। जिसका मैं छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। एक क्लास 9th के बच्चे को, एक क्लास 9th के बच्चे को जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है भारत और समकालीन विश्व, ये एनसीईआरटी की 3 पुस्तकें तुम लोग अपने घर में रख लेना। एक 11th की है, एक 9th की, एक 10th की है। इसको खरीद के रख लेना। इसको कब कैसे यूज करना है 10th की है। जैसे भारत और समकालीन विश्व में जो नेशनलिज्म को समझाया हुआ है, मुझे आश्चर्य है कि अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स अगर इसके साथ जस्टिस कर लें, नेशनलिज्म को समझ ले, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डील। देखिए यहां पर कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी पुस्तक है, इसमें देखिए मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये 9th क्लास की है कि रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए जब हम अखबारों में दुनिया भर की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो आमतौर पर हम ठहरकर उन घटनाओं के लंबे इतिहास के बारे में नहीं सोचते। चीजें हमारी आंखों के सामने बदलती रहती है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अब बदल क्यों रही। बल्कि अक्सर हम इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि पहले चीजें ऐसी नहीं थी। इन बदलावों पर लगातार नजर रखना, यह समझना कि बदलाव क्यों और कैसे आ रहे हैं, और यह भी कि हम आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कैसे बनी है, यही इतिहास। तो आज जो दुनिया बनी है ये 9th क्लास के बच्चों का है। मैं अभी स्टैंडर्ड बुक, तो जो बहुत स्टैंडर्ड बुक है वो तो मैंने अभी हाथ में उठाया ही नहीं। मैं एक 9th क्लास के बच्चों का, जिस एनसीईआरटी आपके घर में भी होगी और आप इस एनसीईआरटी के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, उसके बारे में बता रहा हूं कि इसका इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए। अब कैन यू इमेजिन दैट कि आपसे क्या अपेक्षा यूपीएससी की होगी। अब ये हुआ, ये कैसे बनी, यही इतिहास है। तो इसका मतलब कि 2021 में जो भारत बना, आज अगर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं और जो भूमंडलीकरण ब्रेक हो रहा है, तो उसकी जड़ भी इतिहास में। और भूमंडलीकरण ब्रेक हो रहा है, तो भूमंडलीकरण आया कब और क्यों आया, और भूमंडलीकरण के आने के पीछे क्या आर्थिक उदारीकरण की भी भूमिका है, जिसको नव उदारवादी आर्थिक नीति कहते हो। फिर ये नव उदारवादी आर्थिक नीति क्यों आई, इसको हम नव उदारवादी क्यों कहते हैं, क्योंकि पुरानी कोई उदारवादी थी, तभी तो नव उदारवादी कहेंगे।
अगर आप कहोगे मेरे छोटे चाचा ने ऐसा किया या बड़े चाचा ने ऐसा किया, तो इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है, कम से कम आपके 2 चाचे हैं। तो अगर आप कहते हो नव उदारवादी आर्थिक नीति, इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोई पुरानी आर्थिक नीति रही थी, नव उदारवादी आर्थिक नीति रही थी, तो फिर वह उदारवादी आर्थिक नीति कौन है? ये जो घुटन है ना, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को इस घुटन में नहीं जीना चाहिए कि आज हम हैं, हम अतीत में कैसे थे, हम कहां से बदलकर कहां तक आए हैं, और जिस दिन तुम इसको समझ लोगे उस दिन तुम्हारे जीएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसलिए हिस्ट्री के बच्चे को जनरल स्टडीज कमजोर रहे, लानत है ऐसी पढ़ाई के ऊपर। आप तो जीएस को बनते देख रहे हो कि तुम कब पैदा हुए, समाजशास्त्र कब पैदा हुए, अर्थशास्त्र कब पैदा हुए, तुम कैसे पैदा होकर मेरी आंखों के सामने बढ़े हो। तुम बताओ ना, पूरे इकोनॉमिक पॉलिसी तुम हमें कहो, मध्यकालीन विश्व से लेकर या एंशियंट विश्व से लेकर रोमन साम्राज्य से लेकर आज तक का तुम इकोनॉमिक पॉलिसी कहोगे सर आज हमको 45 मिनट में आप इकोनॉमिक पॉलिसी का एवोल्यूशन बताइए, मैं आपको बता देता हूं। और सिर्फ यही नहीं है कि मैं ही बता देता हूं, यह एक्सपर्टीज मैं आप में पैदा करना चाहता, आप क्यों नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो यह चीज आपको आएगी। ये तो इसका रहा। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, ये एक थोड़ा स्टैंडर्ड बुक का उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि मेरी हॉबी वैसे भी होती है कि जो लेटेस्ट बुक बाजार में आता हूं मैं रखता हूं। पिछले साल तो बुक रिव्यू भी दिया था, इस बार नहीं दिया क्योंकि बच्चे लोग उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बुक रिव्यू में साथ ही साथ मैं सोचता हूं कि एक आध बुक पर चर्चा करता रहूंगा। इससे क्या होता है कि इसमें कुछ जानना नहीं होता है, एक बड़ी चालाकी सी बात होती है। हमारे चूंकि तो लाइव है तो बाहर, मतलब कहने का अर्थ है कि तो ओपन है, लेकिन कम से कम परीक्षक तक और यूपीएससी तक तो नहीं पहुंच रहा है। मतलब इसमें इस पूरे बुक से हम कहीं एक पंक्ति रेफरेंस दे देंगे तो परीक्षक यह सोच कर इंप्रेस्ड हो जाएगा कि देखो कितना लेटेस्ट नॉलेज ये रखता है। इससे ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं। जैसे मैं तुमको बताता हूं, तुम लोगों ने ओपियम वॉर के बारे में सुना है? अफीम युद्ध के बारे में, चाइना में हुआ था। अच्छा, आपने यह भी सुना होगा कि यह ओपियम वॉर हुआ था, वो ब्रिटेन ने जबरन चीन में अफीम का निर्यात किया था, और अफीम भारत से जाता था, अफीम भारत से जाता था, और बदले में वहां से वो चाय और रेशम लेता था, बदले में वो चाय और रेशम लेता था, और अफीम जाता था भारत से। ओके, तो अब तुमने अभी इसमें पढ़ा कि हम वर्तमान में जो, हम यह नहीं जानते कि यह वर्तमान हम कहां से चलकर आए हैं और वर्तमान की जड़ अतीत में कैसे है। तो इसमें मैं एक लाइन, यह है ओपियम इंक, ये 2021 में ये बुक आई। थोड़ा और कुल करो ना, 24 दिख रहा है टेम्परेचर। हाउ अ ग्लोबल ड्रग ट्रेड फंडेड द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये देखो क्या लिखा है, बस हम एक पंक्ति बता रहे हैं, आपको ज्यादा बोर नहीं करेंगे आज, कि the British had two problems though. They were importing enormous amounts of tea from China, but the Celestial Empire, चाइना के इंपायर को कहते थे स्वर्गिक साम्राज्य, तो Celestial Empire. But the Celestial Empire looked down on the British goods, only wanted silver in return. खैर ये तुम्हारे काम की बहुत ज्यादा अभी नहीं है, फिलहाल आगे बताता हूं। For more than a century, the British knew that the drug was dangerous, but continued to trade in the way. It in the way. The story of opium trade is not just about the narcotics that were stored in chests and packed in ships. It is about how that trade shaped the world we live in today. Its legacy in India, whether the poverty of Bihar or the wealth of Bombay, is still not acknowledged. मतलब मुद्दा ये नहीं कि ओपियम ट्रेड हुआ 19th सेंचुरी में, मुद्दा यह है कि ओपियम ट्रेड ने दुनिया को कैसे बदल दिया, कैसे ब्रिटिश ने दुनिया का पहला ड्रग एम्पायर बनाया, ड्रग एम्पायर, और कैसे वह ओपियम ट्रेड जो ब्रिटिश ने 19th सेंचुरी में किया वो आज के बिहार की गरीबी और बॉम्बे की समृद्धि के लिए उत्तरदायी। तो आपको जिज्ञासा होगी बिहार गरीब क्यों है, ओपियम ट्रेड से बिहार को क्या लेना देना। अब यही क्वेश्चन तुम बीपीएससी में अगर हल्का डाल दोगे कि सर इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि अभी ओपियम इंक में टॉमस मैनुअल ने ऐसा लिखा है, तो बोर्ड का जो मेंबर होगा वो कहेगा कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। समझ रहे हो कि नहीं? तो दुनिया एनसीईआरटी से शुरू होती है, लेकिन दुनिया एनसीईआरटी पर समाप्त नहीं होती है।
जो आसपास जितनी चीजें दिख रही है ना, वो सभी इतिहास है। और अगर आसपास जितनी चीजें दिख रही है वो सभी इतिहास की उपज है, तो हमारा जनरल स्टडीज भी इतिहास का पार्ट है। हम जनरल स्टडीज के साथ, जनरल स्टडीज हमारे इतिहास के माध्यम से जनरल स्टडीज के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो चलिए, ये तो एक पहलू हुआ। फिलहाल मैं आपको कुछ दूसरी चीज बताना चाहूंगा। आज जो ये मैंने मैटर दिया है, इसका उद्देश्य दूसरा है। जैसे कल से मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, तो कल से टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर टॉपिक टू टॉपिक तुम बढ़ते जाओगे। तो इसलिए आज पहले जैसे अगर शिकार करना हो तो यह समझना बहुत ही आवश्यक होता है कि शिकार में हम किस तरह का शिकार करेंगे और किस तरह के हथियार का प्रयोग करेंगे। तो पहले पता, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं आप लोगों में, पहले तो मैं आपसे परिचय प्राप्त कर लूं। आप में से कितने स्टूडेंट्स हो जिसने एक बार अपने स्तर से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लिया है? ईमानदारी से, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा हूं। इतने लोग हो जो ईमानदारी से पढ़ चुके, ठीक है। और मैं कोई क्वेश्चन नहीं फिलहाल पूछने जा रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा तो दूसरे तरीके से पढ़ा होगा। अब मैं तुमको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा तब क्वेश्चन। अभी तो मैं मानकर चलता हूं कि अभी आप क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आप में से कितने लोग हैं जो साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, साइंस या टेक्निकल बैकग्राउंड? इतने लोग। तो तुम्हें इतिहास कैसा लगता है? साइंस और इंजीनियरिंग वाले को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ठीक है। तीसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हो जो बिल्कुल हिस्ट्री बैकग्राउंड के? अब देख लो, साइंस और इंजीनियरिंग वाले ज्यादा हैं और हिस्ट्री बैकग्राउंड वाले हिस्ट्री से कम। इसका मतलब यूनिवर्सिटी में तुम लोग लुप्त होती हुई प्रजाति नहीं हो ना। अब जिन्होंने हिस्ट्री बैकग्राउंड से भी किया होगा उन्होंने वही यूनिवर्सिटी तरीके से किया होगा, तो वो आके जो साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन वाले हैं उनके बराबर है। जो रेस है वो बराबर से शुरू होगा। ये मत सोचो कि उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है, कहा अच्छा आप अमुक यूनिवर्सिटी से, आपने हिस्ट्री से किया हुआ है, तो हाँ, तो साइंस और इंजीनियरिंग वाले थोड़ा सख्ते में आएंगे, यार ये हिस्ट्री बैकग्राउंड कैसे, मैं क्या बात करूं। और हिस्ट्री वाला सोचिएगा कहीं क्वेश्चन ना कर दे, क्योंकि जो हिस्ट्री वाले होंगे उनको तो पता है कि भाई किस तरीके से हमने पढ़ा है और यूनिवर्सिटी में किस तरह से हमें हिस्ट्री पढ़ाया गया है, तो उनको डर होगा कि हमें क्वेश्चन ना कर दे। देखो, सबसे पहले आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि दुर्भाग्य है कि भारत में सोशल साइंस की पढ़ाई ना तो यूनिवर्सिटी में ढंग से कराई जाती है, ना बच्चे ढंग से करते हैं। अब अगर यूनिवर्सिटी में ढंग से नहीं कराई जाती है, बच्चे ढंग से नहीं करते हैं, बात वहीं पर आकर समाप्त हो जाती, तो चलो गनीमत थी। यूपीएससी इज द स्मार्टेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यूपीएससी बहुत स्मार्ट इंस्टीट्यूशन है। वो क्या करता है कि वो अपने स्टैंडर्ड को यहां ले आया है और उसने एक बेंच मार्क बना दिया, और स्टेट सर्विसेज है वो यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कई बार फॉलो करते हुए बड़ी हास्यास्पद स्थिति भी आ जाती है। जैसे यूपीपीसीएस वगैरह जो सी सेट को फॉलो कर रहा है, तो अगर दोनों के सी सेट के क्वेश्चन को देखोगे तो हमें लगता है कि यूपीपीसीएस में अभी भी सी सेट का क्वेश्चन ढंग से सेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी तक उतनी एक्सपर्टीज आई नहीं है। खोज रहे होंगे वो लोग जो एक्सपर्ट खोजें, लेकिन एक्सपर्ट वैसा नहीं मिला होगा। और खास की इंग्लिश की बेहद मारधार है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन जो देते हैं, तो उसमें अगर इंग्लिश का खुद टीचर को ही बुला के ले आया जाए कि जिन्होंने सेट किया कि जरा अर्थ बच्चों को समझा दीजिए, फिर बच्चे उसका आंसर करेंगे, तो बच्चों को थोड़ी ज्यादा सहूलियत होगी। तो खैर वो प्रॉब्लम तो वहां पर है, वो मुझे कहना नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे कि स्टेट सर्विसेज भी यूपीएससी के क्वेश्चन को रिपीट करने का प्रयास करता है। तो ले देकर एक यूपीएससी के स्टैंडर्ड को अटेंड करो। और आप लोग ये चिंता मत करना, जैसे आप लोग बहुत लोग यूपीएससी से हो, यूपीपीसीएस से हो या बाकी स्टेट सर्विसेज से हो, आप लोग चिंता मत करना। ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है, जो आप लोगों के पास पहुंचा होगा और मिला होगा, नहीं मिला है अभी तक, मिल जाएगा। अभी तक मिला नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोगों को अभी तक तो बुक नहीं मिला है ना? नहीं तो वो तो बुक के साथ मिल जाएगा, वो चिंता मत करो। ये आप लोगों का, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए अर्थ रखता है। इसका अस्तित्व ही आप लोगों से जुड़ा हुआ है, तो आप लोगों को नाम मिलने का तो सवाल ही नहीं। अगर आप लोगों को नहीं देंगे तो किसको, स्टाफ को देंगे? तो ये तो मिलेगा। तो इसमें आप देखोगे ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें मैंने हर पार्ट में टॉपिक दिया हुआ है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी,
ये 3 स्टेट्स को पकड़ा हुआ है जहां ऑप्शनल है। और उसके लास्ट में आपको हर टॉपिक में लास्ट में मिलेगा मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट। मैंने हर टॉपिक में खुद अपना भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो या तो प्रीवियसली कोई बहुत क्वेश्चन कोई पूछा गया है उसको मैंने रिपीट भी कर दिया है, और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने से उसको सृजित करके यहां पर डाल दिया है। तो इन दोनों को होने से क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे ढंग से, तो इसमें जो भी टॉपिक आप करोगे उसमें कभी ये मत तुम सोचना कि हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोचना हम यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस का कर रहे हैं, बीपीएससी का कर रहे हैं, क्योंकि आपसे वो बच्चा फाइट नहीं कर सकता जो एक्सक्लूसिव यूपी का प्रिपरेशन कर रहा है या एक्सक्लूसिव बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। यू आर इनहेरेंटली इन एडवांटेजियस पोजीशन, क्योंकि आपने यूपीएससी के स्टैंडर्ड से चीजों को देखा है। तो चलिए, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब आ जाता हूं मैं मुख्य मुद्दा, जो आज मेरे विचार का मुद्दा है, जो आपको समझना है। और क्लास के बाद या मेरे ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं उनमें से किसी को ये ऐसा नहीं भान होना चाहिए कि मैंने समझा नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि सुगम तरीके से आपको यह बात समझा दूं, क्योंकि बिना इस बात को समझे क्लास स्टार्ट करना हमारे और आप दोनों के लिए बेकार है। तो मैं आपको कहानी बता रहा था, वो दर्दनाक कहानी की भारत में सोशल साइंस के साथ नाइंसाफी हुई। शुरू से यूनिवर्सिटी में हुई, स्कूल्स में भी हुई। स्कूल्स में अगर कहो तो बहुत स्मार्ट बुक्स और सिलेबस सेट किए गए। उस बुक और स्मार्ट सिलेबस का एक उदाहरण मैं आपको इसलिए बताता हूं कि शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, तो आप लोगों के एनसीईआरटी में आप लोग इतना उलट के देख लोगे, उससे पता चलेगा कि स्कूल एजुकेशन में, जैसे ये आपका है आमुख, एनसीईआरटी में आमुख, उस आमुख में जब आप एनसीईआरटी खोलते हो तो इसका मकसद क्या है उसको समझ लो। और ये मकसद ये 9th के बच्चों के और 10th के बच्चों का है। तो इसको क्या अपेक्षा होगी आपसे, जैसे क्या होता है कि समय समय पर स्कॉलर्स का एक बहुत बड़ा समूह होता है, उसको एनसीएफ बनाता है। एनसीएफ कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि उसमें शिक्षा की नीति तय की जाती है कि बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इस प्रकार की नीति तय की जाती है। तो जब वो जो एनसीएफ 2000, उसी तरह से एनसीएफ 2005 बना था, तो एनसीएफ 2005 में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स इंडिया के गैदर हुए थे। उसमें कांग्रेस की सरकार आ गई थी, मतलब वाजपेयी जी की सरकार जा चुकी थी और कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो एनसीएफ 2005 बना था, और उसके आधार पर आपको 2006 में जो नई एनसीईआरटी है, जिसको आप नई शब्द अपने आप में बहुत हास्यास्पद लगती है, क्योंकि 2006 में जो एनसीईआरटी लिखी गई है और ये 2022 है, और मुझे लगता है कि आप लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ अब 2000 में आ चुका होगा, तो उससे पहले से है कितना, 98, 99, 97 यही सब कुछ होगा। 96 क्या, 86 नहीं है ना, तो मतलब आप लोग 90s में होगे या अर्ली 2000 में होगे, और ये 2006 की एनसीईआरटी है। तो आप अपने एज से देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें चेंज हो चुका हो, मतलब कितना ज्यादा समय बीत गया है। उस समय उन स्मार्ट लोगों ने जो अपना सिलेबस बनाया, उसमें क्या अपेक्षा की स्टूडेंट से देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, वो कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को हिंदी में बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है कि जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक उस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है कि इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफी दूर तक ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता, मतलब इसमें आपको 2 बातों पर विशेष बल दिया गया है। एक बात यह कही गई है कि स्टूडेंट्स में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करके सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। इसलिए तुम देखते हो कि इस बात का आभास मुझे पहले ही से था। मैंने 2001 से ही धीरे धीरे परिवर्तन अपने बच्चों में कर दिया था। हिस्टोग्राफी जो इतिहास लेखन है, उसको मैंने आवश्यक रूप में पढ़ाना शुरू कर दिया था पहली बार 2001 में ही, जब मैंने क्रॉनिकल में एक आर्टिकल दिया था 2001 में। उसी समय मैंने लोगों को चेताया था कि भाई हिस्ट्री पढ़ने वालों को हिस्टोग्राफी का नॉलेज आवश्यक है, इतिहास लेखन का ज्ञान आवश्यक है। तो एक जो उसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने जो एनसीएफ ने किया,
उसका कहना है कि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करके सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ाइए। उसे कहते हैं, उस चीज को कहा जाता है बेसिकली, मैंने कहा थिंकिंग क्रिएचर, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। दूसरा है, उसका कहना है कि विभिन्न विषयों के बीच एक अनुशासन की दीवार है, अनुशासन, डिसिप्लिन। जैसे ये पॉलिटी है, ये हिस्ट्री है, ये इकोनॉमी है, ये सोशियोलॉजी है। इस दीवार को तोड़कर और आपस में परस्पर इनके बीच एक संबंध स्थापित करिए। देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, उसको कहते हैं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ये दो बातें एनसीईआरटी ने उस समय कही थी। लेकिन हमारे यहां तो एक कहावत है कि न पुराना भूलते हैं न नया सीखते हैं। अभी 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा सरकार ने की, लेकिन अब यह शिक्षा नीति कब आएगी, कैसे आएगी, इसके पीछे कौन सा एजेंडा, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैंने जब 2020 की शिक्षा नीति देखी थी, वहां पर तुम देखना आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। मकसद तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अब इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट कैसे होगा, यह भी विचार का गहरा विषय है। तो सबसे दुखद बात माय स्टूडेंट्स यह है कि आप लोगों ने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, जो बच्चे साइंस और इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हो, उसको एक कॉन्सोलेशन कम से कम होता है कि तुम लोग को सेमेस्टर पास करना होता है या सेमेस्टर में अंक पाने होते हैं। तुम लोग अगर कोताही करोगे तो फेल कर जाओगे। साइंस वाले, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वाले फेल कर जाओगे यूनिवर्सिटी में। तुम लोग इस डर से पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग चालू हालत में होता है। जो मानविकी विषय वाले होते हैं, उनके साथ दिक्कत होती है कि कॉलेज जिस समय वो क्लास 10 करने के बाद कॉलेज शिक्षा में जाते हैं, बहुत लोग इंटर करने के बाद जाते हैं, बहुत लोग 10th करने के बाद जाते हैं। तो जब वो जाते हैं तो वहां जाने के बाद ही ऐसे लगता है कि अब पिकनिक का पीरियड आरंभ हो चुका है। उस पर डिपार्टमेंट में जाइए तो 2 या 3 कक्षाएं होती है। टीचर्स अधिकतर नदारत होते हैं। जब कॉलेज में इलेक्शंस ही होते हैं तो 2-3 महीने उसमें एंगेज होते हैं। एक आध महीने सरस्वती पूजा, और अगर बिहार यूपी है तो दीपावली, दशहरा में जो कॉलेज बंद होता है, तो मुझे लगता है कि गंगा स्नान के बाद ही कॉलेज खुलता है। तो कुल मिलाकर जो आपका जो पठन पाठन का 2 वर्ष में जैसे ग्रेजुएशन का है, वो कम होकर हो जाता है 6 महीने। उस 6 महीने में भी जो टीचर्स आते हैं तो 45 से 50 मिनट, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मेरे बहुत सारे टीचर्स भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस संस्कृति को बदलने में हमारी सहायता करें, क्योंकि ये सोशल साइंस की स्टडी को इंडिया में बदलना मांगता है। और अगर ये बदला हुआ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको शिकायत नहीं रह जाएगी कि अंग्रेजी माध्यम वाले और हिंदी माध्यम वाले में कोई फर्क है। इंग्लिश मीडियम भी मैं पढ़ाता हूं, वहां भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मैं जानता हूं उन दोनों का कि स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स हैं, और अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम में केवल मीडियम है। हाँ, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले वो अच्छे सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छी स्कूलिंग होती है, उनके अच्छे कॉलेजेज होते हैं, तो इसका फर्क उन्हें पड़ता है। और जो हिंदी माध्यम वाले होते हैं वो अधिकतर वही यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाले में फंसे हुए होते हैं, तो इससे रिजल्ट पर फर्क पड़ता है। अन्यथा भाषा कोई अपने आप में बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, कुछ जो बुजुर्ग हैं सिविल सर्वेंट्स, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि आईएएस का मतलब अंग्रेजी थोड़ी सी, तो वो अंग्रेजियत उनमें है। क्योंकि मैंने जब मॉक इंटरव्यू में बैठता हूं तो कुछ जो बुजुर्ग जिन आईएएस को बुला लेता हूं, जो रिटायर्ड वगैरह हैं और जो ज्यादा बुजुर्ग हैं, तो जब मार्किंग देने की बात होती है तो मैं भी वहां बैठा रहता हूं, मतलब मॉक वाले में। तो मैं चाहता हूं कि उनको मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए। तो अगर अंग्रेजी माध्यम वाले होते हैं तो उनकी कलम थोड़ी सी हल्का घूमने लगती है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा मत करिए, क्योंकि जस्टिस तो होना चाहिए। इसने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश में जिसको जो डील करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई आईएएस अधिकारी है थोड़ा सा, लेकिन मेंस के स्तर पर तो हिंदी वाले ही आते हैं कॉपी उनका एग्जामिन करने, तो वो क्यों डिस्क्रिमिनेशन करें। अब जैसे नॉर्थ इंडियन वाले और साउथ इंडियन वाले कई बार होते हैं, एक ही जगह सेंट्रल जो कॉपी का सेंट्रलाइजेशन होता है जैसे बताते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम की कॉपी को एग्जामिन करते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम को, तो उसमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। यही बात मैंने यूपीएससी के एक रिटायर्ड चेयरमैन से पूछ दिया था, तो अपसेट हो गए कि भाई हिंदी माध्यम वालों से डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं स्वयं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, हिंदी बेल्ट से हूँ, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद अमुक शहर से हूँ नॉर्थ इंडिया में, यूपी से बताए, और मैं हिंदी बेल्ट का हूँ, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, भाषा इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हेलो, आर यू ओके? तबीयत खराब है क्या? हाँ, हेलो, आर यू ओके? क्या करे तो उसको पानी पिलाओ और उसको बाहर थोड़ी देर
टेम्परेचर कम करवा दूं? अरे टेम्परेचर कम कौन इस चीज का है, 24 देखा था। तो इनको थोड़ा सा बाहर बाहर बैठा दो, हवा में ले जाओ, उसको भेजो, ऋतु को भेजो से, ऋतु जस्ट कम, कैरी हर टू आउटसाइड फॉर फ्रेश एयर। किसी को अगर दिक्कत हो ना क्लास में, तो कई बार क्या होता है, तबियत कई बार फीवर राइल होता है कि होता है, तो उसमें यू हैव नॉट टू हेजिटेट, हम आपके साथ हैं, जस्ट हम आपके गार्जियन की तरह हैं। आप अपनी परेशानी बताइएगा, इमीडिएट मेडिकल से लेके हर फैसिलिटीज मिलेगी आपको। तो इसलिए कभी ये मत सोचिएगा क्लास में कि थोड़ा मैं क्लास लेट द क्लास बी इनफॉर्मल। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो हम यहाँ खड़े हैं, तो आप जरूर बताइएगा। संजोग से मेरी निगाह पर गई, देखा कि मैंने थोड़ा सा उनका डाउन देखा तो मैंने पूछ दिया, नहीं तो बैठी रह जाती। तो ऐसा होता है कई बार, क्लास में तबीयत पहले से खराब रहती है, कुछ ऐसा होती है, दिक्कत होती है। हाँ, सो जस्ट कम टू द पॉइंट नाउ। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो चक्कर होता है, वो प्राय ये चक्कर दोनों के बीच यही फर्क होता है, अन्यथा कोई दूसरा फर्क नहीं है। अब हम स्टैंडर्ड तैयारी कैसे करें, इस पर हम आते हैं। और इसमें जो मैंने आपको एक सीरीज ऑफ आइडियाज दिए, सीरीज ऑफ आइडियाज, इसमें पहले मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूं कि पहले जो आप लोग पढ़ने का पुराना तरीका लेकर कक्षा में आए हो, उस पुराने तरीके को कल से घर पर छोड़ कर आना। समझ रहे हो कि नहीं? और आज से हम लोग नए तरीका की तरफ जाएंगे। एक होता है पैसिव रीडिंग, पैसिव रीडिंग। दूसरा होता है एक्टिव रीडिंग। एक पैसिव रीडिंग, दूसरा एक्टिव रीडिंग, दो तरह की रीडिंग होती है। आप लोग जो अभी रीडिंग करते हो वो अब पैसिव रीडिंग, इसको कहते हैं रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अंग्रेजी में दो चार शब्द लिखने में कोई हर्ज नहीं है ना, मैं वैसे हिंदी में ही आपको हर शब्द लिखवाऊंगा। ये जो है ना, ये थोड़ा राइटिंग पर जो चीजें हैं, तो राइटिंग पर जो बुक्स होती है ना, वो इसको क्या कहोगे, निष्क्रिय लेखन और सक्रिय लेखन थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो एक्टिव पैसिव में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तुम लोग तो आज पहला दिन क्लास का है, तो कोई नई कॉपी तो बनाकर नहीं लाए होगे? लाए हो? अच्छा, कोई बात नहीं। तो जो नहीं लाए होगे, कल एक कॉपी, मैंने कहा अपना नाम लिखकर एक मोटी सी रजिस्टर लेके, क्योंकि मैं टॉपिक इसीलिए कल से स्टार्ट करूंगा, ताकि कल से सभी लोग हमारे साथ राइटिंग करोगे। आज तो मैं केवल आपको तरीका बता देता हूं, और ये तरीका, ये क्लास बहुत ही आवश्यक है। कोई भी बच्चा अगर तैयारी करने की का जज्बा रखता है, तो उसको इस क्लास को पहले जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज आपको यह फर्क पता चलेगा कि रीडिंग और रीडिंग में फर्क है, राइटिंग और राइटिंग में फर्क है, पढ़ने और पढ़ने में फर्क है, और पढ़ाने और पढ़ाने में फर्क है। सभी लोग ना तो ऑप्शनल पढ़ा सकते हैं, ना सभी बच्चे अपनी तरह से ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल में ऑनर्स लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि ये दिक्कत तो जीएस के लेवल पर भी आती है, क्योंकि जीएस में क्लास 12th के लेवल पर ही होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो फैशन है, इसका फैशन, और यूपीएससी का क्वेश्चन इस आधार पर होता नहीं, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन से नहीं होता है, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन होता है, उसमें फैक्ट बेस्ड नॉलेज होता है, यानी तथ्यों पर आधारित ज्ञान।
इसमें तथ्यों पर आधारित ज्ञान होता है और इसमें होता है ओपिनियन बेस्ड नॉलेज। विचार पर आधारित ज्ञान। विचार पर आधारित ज्ञान, इन दोनों में बहुत फर्क है। अभी तुम लोग इस लेवल पर हो, इस लेवल का मतलब हुआ कि तुम लोगों ने यूनिवर्सिटी में जो अब तक पढ़ा है या अब तक जो आप पढ़ने का जज्बा रखते हो, उसमें यह रखते हो कि सर आप पुस्तक बता दें, पेज बता दें या पैराग्राफ बता दें, हम उस पैराग्राफ को बार बार पढ़ कर और उसको हम आत्मसात करेंगे, उसको लिख डालेंगे। अब यही जज्बा के साथ आप आए। अब जहां से भी आए हो तो आपके लिए पढ़ने का मतलब यह है कि आप बताइए कि कहां से कितना इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना है, इसके लिए कितने आवर्स पढ़ने होंगे, कैसे रूटीन बनाने पड़ेंगे, मैं घुटने मोड़कर पढ़ूंगा, उस आवर्स को काउंट करूंगा, और चाहे जितनी आवर्स कहेंगे उतने आवर्स हम देंगे, उसको हम डाइजेस्ट कर लेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद उसे हम जहां भी कहेंगे वहां लिख डालेंगे। और अब बताइए आईएएस बनने में कितना टाइम लगेगा? आप सीधा हमसे सवाल करना चाहते हैं कि आपने कहा मैंने इतना पढ़ा, इसको आत्मसात किया, आप बता रहे हो पर्यावरण संकट के कारण मैंने पढ़ा, आपने अमेरिकी क्रांति के कारण प्रभाव, परिणाम, महत्व, आपने 5-5 पॉइंट दिए, मैं तैयार हूं, बोलिए कहां लिखना है और हम उसको लिखकर आईएएस बने। ओके? अगर इस क्वेश्चन में ऐसा रहता कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालिए तो आपने इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टडी, जिसको बोलते हैं पैसिव रीडिंग के द्वारा, क्योंकि आप किसी के नोट्स, कोई बुक, ये पैसिव रीडिंग आप करते हो ना, इसमें मुझे लगता है कि कोचिंग संस्थान का कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें टीचर क्या करेगा? ये तो कोई किरानी भी कर सकता है, एक जगह से गैदर करके आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारणों का 6, 7, 8 पॉइंट्स उदाहरणों के साथ आपको दे देगा, आप उसी को पढ़ रहे हो। इसमें टीचर का क्या रोल है? कोई रोल होना ही नहीं चाहिए। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा, आपकी बाँछें खिल गई कि 6 पॉइंट्स में रखा हुआ हूं, लो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, 6 दे दिया। अब बताइए सर आईएएस बनने के लिए और क्या करना है? वहां पर जब देखते हो क्वेश्चन पूछते हैं हिटलर विश्व युद्ध नहीं चाहता था, विश्व युद्ध नहीं चाहता था, बल्कि पोलैंड में एक सीमित युद्ध चाहता था। पोलैंड में एक सीमित युद्ध चाहता था। इस कथन का विवेचन कीजिए। विवेचन का मतलब होता है टू डिस्कस। अब जब ये प्रश्न तुम देखते हो तो कहते हो कि अरे हमें जो शिकार करना है वो तुनीर में तो तीर है ही नहीं, अब मुझे क्या पता, कोई हिटलर से जाके बात करना होगा, यार तुम क्या चाहते थे,
पोलैंड में सीमित युद्ध चाहते थे या तुम विश्व युद्ध चाहते थे, नहीं चाहते थे। फिर विवेचन कीजिए का मतलब होता है कि किसी भी मुद्दे पर जो एक से अधिक विचार है, उन विचारों को संज्ञान में लेते हुए फिर आप अपना विचार दीजिए। अब यहां आपकी पूरी इस तरह की जो तैयारी है वो धराशायी हो गई। एक तो विश्वविद्यालय में इस प्रकार की तैयारी कराई जाती है, यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान है वो भी 75% इसी प्रकार की तैयारी कराते हैं। 25% इससे क्वेश्चन इंडिविजुअल निकाल कर डिस्कस कर देते हैं कि देखो इसमें यह उत्तर हो सकता है उसमें। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन से प्रायः लोग खुद भागते हैं स्टूडेंट्स को डील करने, क्योंकि इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा, इसमें हिस्टोग्राफी का नॉलेज चाहिए, इसमें हिस्टोग्राफी का नॉलेज चाहिए। यूरोप का एक बड़ा ही रिप्यूटेड हिस्टोरियन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हिटलर विश्व युद्ध नहीं चाहता था बल्कि पोलैंड में एक सीमित युद्ध चाहता था। अब मैं अभी आपको कैसे सिद्ध करके बताऊं, क्योंकि पोलैंड, हिटलर ये सब तो अभी आपको कुछ भी पता नहीं है। तो अभी हमारे साथ दिक्कत है कि जहां भी मैं गाड़ी बढ़ाऊंगा वहां ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। जैसे आप हिटलर के बारे में समझोगे तो पहले हिटलर सत्ता में आया, तो सत्ता में आया तो एक बार जब जर्मनी का चांसलर बना तो सवाल है कि जिस मीन्स का सहारा लेकर आप आगे स्थापित हुए हो वही मीन्स आपके नीति निर्धारण का कारण बन जाता है। जैसे आप अगर यह कहकर आते हो कि मैं भारत को एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, तो जिस समय आप आओगे गद्दी पर तो जनता तो अपेक्षा करेगी, हाँ हमने तो अपना काम कर दिया, आप अपना कर्तव्य दिखाइए, क्या क्या महानता के लिए कर रहे हो। तो हिटलर ने कहा कि मैं जर्मनी को वार्साई की संधि के प्रावधानों से मुक्त करूंगा और हम वार्साई की संधि के अपमान का बदला लेंगे और जो जर्मनी से भूभाग छीना गया है उसको दोबारा प्राप्त करें। तो उसके बाद जब वो चांसलर बना तो उसी नीति का अवलंबन करना शुरू कर दिया। मित्र राष्ट्र सब थोड़ा सा डरने लगे, क्योंकि हिटलर ने एक तो मिलिट्री प्रिपरेशन बहुत किया था, बहुत प्रतिभाशाली था, उसने जो एयरफोर्स बनाए थे लुफ्टवाफे, उसे दहशत ब्रिटेन को भी थी। हिटलर 1 बाय 1 संधि का क्लॉजेस तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, राइन में सेना भेजता है, ऑस्ट्रिया का अधिग्रहण करता है, म्यूनिक में डील करते चेकोस्लोवाकिया से सुडेटेनलैंड का क्षेत्र छीन लेता है, ब्रिटेन और फ्रांस सभी सहन करता जाता है। और हिटलर की कोशिश रहती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, जर्मन जनता गद्दी पर बनाए रखे उसे, क्योंकि जनता को तो देखो, जनता बड़ी भावुक होती है, पीछे के आश्वासन पर और पीछे की उपलब्धि वो भूल जाती है, फिर कहती है आगे आप क्या कर रहे हैं, इसके आगे क्या कर रहे हो। चलो आपने सुडेटेनलैंड तो दिलवाया, लेकिन सुडेटेनलैंड के बाद क्या एजेंडा है आपके पास। तो हिटलर की मजबूरी थी कि उस शेर की सवारी पर चढ़ा हुआ था। शेर की सवारी पर अगर आप चढ़े हुए रहोगे तो मतलब है जिस दिन तुम उतरोगे उसी दिन शेर खा जाएगा। तो जिस समय तुम एग्रेसिव नेशनलिज्म के आधार पर जो पॉलिसी का, तुम्हारा भी तो कुछ आंख डाउन लग रहा है, आर यू ओके, तुम ठीक हो ना। तो अगर ऐसा दिक्कत लगे तो मांस को ढीला कर देना, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन ज्यादा आवश्यक है। तो मतलब तो मैं आपको बता रहा था कि अब चूंकि घटनाक्रम आपको पता नहीं है तो आपके लिए तो अभी फिलहाल बोरिंग होगा, लेकिन एक समय होगा जब जाऊंगा मैं नोट डाउन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो अब वो उसकी मजबूरी है कि अपनी जनता को खुश करने के लिए उसको एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चाहिए, और अगर ज्यादा एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी वो बनाता है तो ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध की घोषणा कर देंगे, तो वर्ल्ड वॉर में फंस जाएगा वो। तो अब क्या है कि जब वह सुडेटेनलैंड को छीना था चेकोस्लोवाकिया से, तो म्यूनिक में जो उसकी ट्रीटी हुई थी, उसको जवाहरलाल नेहरू ने भी मेंशन किया है, उसको म्यूनिक का विश्वासघात कहते हैं। तो उसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन को कहा था कि आप भरोसा रखिए, ये हमारा अंतिम यूरोप में टेरिटोरियल मांग है, इसके बाद यूरोप में हम कोई टेरिटोरियल मांग नहीं करेंगे। ठगना था उसको, ठग लिया। अब जब पोलैंड की बात हुई तो ब्रिटेन और फ्रांस को उसके बाद क्या किया कि सुडेटेनलैंड छीना, उसके बाद पूरे चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण 3 महीने के बाद कर लिया। तब ब्रिटेन, उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल इसको चेम्बरलेन को कहता था कि यू आर जस्ट कमिटिंग अ मेजर मिस्टेक, एडोल्फ विल डेफिनेटली लॉन्च अ वॉर, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग एडोल्फ। एडोल्फ हिटलर को बोलता था, एडोल्फ हिटलर उसका नाम था। एडोल्फ इज
डेफिनेटली ही विल जस्ट इनवाइट द वॉर, देयर इज नथिंग लेस देन दैट। अब ये बार बार उसे ये कह रहा था। तो अब क्या हुआ कि जिसी समय उसने चेकोस्लोवाकिया का अधिग्रहण किया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने उसी समय कहा कि नहीं नहीं, ये आहत जर्मन राष्ट्रवाद नहीं है, जर्मन साम्राज्यवाद है, अब इसको रोकना पड़ेगा। और पोलैंड के साथ उसने पोलैंड के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने उसको सुरक्षा की गारंटी दे दी, सुरक्षा की गारंटी दे दी। अब हिटलर पोलैंड पर प्लान कर रहा है, क्योंकि जर्मन जनता तो, पोलैंड में गलियारा निकाल के जर्मनी से दे दिया गया था, तो जर्मन जनता को संतुष्ट करने के लिए चाहिए, रिस्क वर्ल्ड वॉर का है। तो अब एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिटलर के प्यास की कोई सीमा नहीं थी। आज पोलैंड के बाद फिर वो दूसरे कंट्री को लेता, तीसरे कंट्री को लेता, वो तब तक ऐसा करता जब तक वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता। दूसरे ग्रुप के हिस्टोरियंस कहते हैं ऐसा नहीं है, उसे मिसकैलकुलेशन हुआ, उसको अनुमान नहीं था कि पोलैंड पर हम अटैक करेंगे तो ब्रिटेन और फ्रांस हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। ओके, तो उसने गारंटी दी थी जिस समय ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को, उस समय जब उसका जो सैनिक जनरल था एडोल्फ का, वो एडोल्फ के सैनिक जनरल से इसने कहा था, उसको रोका था ब्रिटेन एडोल्फ को कि सर हम लोग पोलैंड पर अगर अटैक करते हैं तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मुस्कुराते हुए हिटलर ने जवाब दिया था कि घबराएं मत, ब्रिटेन हमसे युद्ध, मित्र राष्ट्र हमसे युद्ध का खतरा मोल नहीं ले सकते। तो अगर इसी पर कहना है हिस्टोरियन का कि अगर उनमें यह गलतफहमी हुई, अगर हिटलर को यह गलतफहमी थी, तो यह गलतफहमी पैदा की किसने? ब्रिटेन और फ्रांस ने। तो इनका कहना है, जो एक रिप्यूटेड हिस्टोरियन है, कि ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के संबंध में संतुलित नीति नहीं अपनाई, इसलिए वर्ल्ड वॉर हुआ। संतुलित नीति का मतलब है कि आप म्यूनिक तक उसके साथ एपीजमेंट कर रहे हो, म्यूनिक तक उसको खुश कर रहे हो, और सीधा पोलैंड पर अपने वॉर छेड़ दिया। एक बीच में पहले, जैसे मान लो कोई है, तुम्हारा ही कोई मित्र है और तुम उसके आदी हो चुके हो कि उसको हमेशा दो चार मजाक करते हो, कुछ डिगेट करते हो, वो भी अपना हंस के टाल देता है, तुम्हारा मनोबल बढ़ा हुआ है। अब एक दिन हल्का सा मजाक करते हो, तुम पर वो तमाचा चलाना शुरू कर देता है, और देखते देखते वो झगड़े में बदल जाता है, तो तुम भी कहोगे पागल हुए हो क्या, आज क्या हो गया है तुमको। अब तुम यह रियलाइज नहीं करोगे कि तुम अब तक उसके साथ गलत कर रहे थे, तुम कहोगे पागल हो गए क्या, क्या हो गया तुम्हें, दिमाग फिर गया, कोई नशा वशा खा लिया। तो हिटलर का तो वही हाल हुआ पड़ा था कि यार, जब ये म्यूनिक में जब इन्होंने हमारे साथ समझौता की नीति अपनाई, तो म्यूनिक के बाद इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, अरे ओके ना। तो यह जो पॉलिसी है, यह जो नीति है और यह जो नीति है, इन दोनों के इस महत्वपूर्ण अंतर को मैं समझने और समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये क्वेश्चन जैसे मैंने इतनी बातें जो आपको बताई है, गौर करना, ये बातें आपको एक कहानियां नहीं गढ़नी होगी, कम शब्दों में कहना पड़ेगा। विवेचन कीजिए, एक दृष्टिकोण यह कहता है, दूसरा यह कहता है कि पोलैंड में हिटलर की पॉलिसी को आपको 150 शब्दों में या 200 शब्दों में आपको डालना पड़ेगा परिमार्जित रूप में। तो जो आपका यह रीडिंग है वो बेकार हो जाए, इससे आपको केवल इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसको उदाहरण दे सकते हो। अब दो तरह की चीजें, एक प्रश्न में और सामने डालता हूं तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में डालता हूं कि फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। विश्लेषण कीजिए।
विश्लेषण कीजिए। दूसरी तरफ इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे मैंने जो यह तरह का क्वेश्चन पूछा, ये 2008 में पूछा था यूपीएससी, तो ऊपर मैंने दिया है। और ये जो क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, ये जैसे फ्रांस की क्रांति पर अगर आप इस तरह की रीडिंग करते हो तो फ्रांस की क्रांति पर आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है। लेकिन इसी फ्रांस की क्रांति पर जो क्वेश्चन को बदल देंगे, तो क्वेश्चन को कैसे बदलेंगे, तो ऐसे बदल सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया, न कि संपत्ति पर, न कि संपत्ति पर। विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया न कि संपत्ति पर, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। मीन्स कि फ्रेंच रेवोल्यूशन मेड एन अटैक ओवर प्रिविलेजेस बट नॉट ऑन प्रॉपर्टी। मेक कमेंट ओवर द स्टेटमेंट, या सिर्फ कमेंट। अब देखो इन दोनों प्रश्न का अंतर, अगर तुमने पैसिव रीडिंग की है तो तुमने पैसिव रीडिंग के करने के क्रम में तुमने ये याद रखा है फ्रांस की क्रांति का महत्व, और फ्रांस की क्रांति के महत्व को आपने पढ़ा है। तो महत्व में जैसे आपने 5 पॉइंट पढ़ा है, 6 पॉइंट पढ़े हैं, आपने जो भी पॉइंट पढ़े हैं आपने इसको ऐसे रख दिया, और 1 2 3 4 ये। लेकिन इसमें पूछ रहा है प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया, विश्लेषण कीजिए। तो आप वहां से निकाल कर कैसे राजतंत्र का पतन हुआ, कैसे सामंतवाद का अंत हुआ, कैसे नागरिक और मानव अधिकारों की घोषणा हुई, उसमें से तुम 4 5 6 पॉइंट निकाल के और कहोगे इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने प्रजातांत्रिकरण को प्रोत्साहन दिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को बदल देगा कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तो केवल प्रजातांत्रिकरण के पक्ष में ही आपको नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि इस प्रजातांत्रिकरण की सीमाएं क्या क्या थी, क्योंकि उसने कथन जोड़ दिया कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं का मतलब है आपको अब आंशिक रूप से ही सहमत होना है। चलो भाई, प्रजातांत्रिकरण की दिशा में एक स्टेप तो लिया, लेकिन बहुत जगहों पर तो इसने प्रजातांत्रिकरण के अब मैं क्या बताऊं, आप लोग फ्रांसीसी क्रांति से तो अवगत है ही नहीं तो मैं बताता कैसे वर्गीय हित में काम कर रहा है। फ्रांस की क्रांति का जो मशाल है वो जला रहा है मध्य वर्ग, और मध्य वर्ग के हित में प्रजातंत्र नहीं है, मध्य वर्ग के हित में सीमित राज्यतंत्र। मध्य वर्ग प्रजातंत्र नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? इसका नजारा बिहार, यूपी और बाकी स्टेट्स में देख रहे हो, कैसे सवर्णों की शक्ति टूट गई और निम्न वर्ग के लोग डेमोक्रेसी आप देख सकते हो। डेमोक्रेसी के युग में जब 1 मैन 1 वोट होता है तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ तो निम्न वर्ग को ज्यादा है, तो शक्ति तो मध्य वर्ग से छीनकर निम्न वर्ग के हाथों में आ जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसलिए इतिहास के इस मोड़ पर मैं आपको क्या बताऊं, इतिहास के इस मोड़ पर कभी भी मध्य वर्ग डेमोक्रेसी नहीं चाहेगा। तो फिर दुनिया में डेमोक्रेसी आई कैसे, दुनिया में डेमोक्रेसी लाया किसने, किन परिस्थितियों में लाया, इसकी बड़ी लंबी और दिलचस्प कहानी जो आपको सुनाने के लिए मेरा मन गुदगुदा रहा है, लेकिन वक्त लगे। तो कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता कि इस तरह की रीडिंग आपको घर पर छोड़ देनी पड़ेगी और इस तरह की रीडिंग करनी पड़ेगी। तो कहोगे इस तरह की रीडिंग, इस तरह की रीडिंग में अंतर क्या है? तो जैसे देखो, इंफॉर्मेशन, तथ्य और विचार, इन दोनों के परस्पर संबंधों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग बीच में पानी पियो, गर्मी का टाइम है, संकोच मत करो कि नीचे बोतल रखा हुआ है कैसे निकालें। हाँ, जैसे इन्होंने पिया, संतुष्ट महसूस कर रहे हैं आप लोग भी। हाँ, इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, गर्मी में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। तो जिसको जब भी जरूरत है क्लास में एकदम बिंदास रहो, कोई दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको बता रहा था कि
अब इंफॉर्मेशन और ओपिनियन, तथ्य, ये मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि तुम लोग अभी तक यही पढ़ाई करते हो और यह है ओपिनियन बेस्ड। ओपिनियन बेस्ड का मतलब ये नहीं कि तथ्य की हमें जरूरत नहीं, तथ्य की हमें जरूरत नहीं ऐसी बात नहीं है। तथ्य की जरूरत तो हमें है, लेकिन उदाहरण के तौर पर, मुख्य विचार। और हम लोग करते क्या है, दूध को, मक्खन को छोड़ देते हैं और मही को पकड़ लेते हैं। मतलब विचार को छोड़ देते हैं और इंफॉर्मेशन को गैदर करके मान लेते हैं यही सोशल साइंस है। मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, कोई भी सोशल साइंस, समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, किसी भी सोशल साइंस में हम वही गलती करते हैं। अर्थशास्त्र आप पढ़ते हो तो आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो, वहां पर डेटा को लेते हो। और डेटा क्या है, कितना डेटा याद रखोगे, तुम्हारा दिमाग कितनी डेटा को रख सकता है, नहीं रख सकता ना। तो उसमें क्या होता है, ओपिनियन बेस्ड हमारा जो विचार पर आधारित ज्ञान होना चाहिए और तथ्य उदाहरण के तौर पर होना चाहिए। लेकिन हमारी स्टडी में यहां तथ्य जो आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते, उसमें तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है और विचार छूट जाता है। उसका मैंने एक उदाहरण इसमें इंसर्ट किया है। उदाहरण यह है कि देखिए, जैसे आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में गंगा यमुना द्वाब में ऊपरी द्वाब क्षेत्र में जखेरा नामक स्थान पर लोहे का एक फाल प्राप्त हुआ, तो आप अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेते हो और आपके दिमाग में सिर्फ घूमता है जखेरा लोहे का फाल, और हमेशा उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हो। किससे पूछते हुए तो बताओ कि अच्छा ये बताओ कि लोहे का फाल गंगा यमुना द्वाब में सबसे पहले कहां मिला, वही तुम्हारे लिए इतिहास है। लेकिन जो विचार पर आधारित पढ़ाई करेगा वह पहले यह सोचेगा कि जब लोहे का फाल बनने लगा, क्योंकि इससे पहले लोहे के उपकरण उत्तर वैदिक काल में प्रयुक्त होते थे, लेकिन चूंकि गलनांक उतना बेहतर नहीं था, सॉकेटिंग नहीं हो पाती थी, और लोहे का फाल बनाने के लिए आपको हल जो लकड़ी का है उसमें फाल को घुसाना पड़ेगा, उसके लिए उसको इतना गर्म करना पड़ेगा कि वो लकड़ी में चिपक सके, उसको सॉकेटिंग बोलते हैं। और सॉकेटिंग की तकनीकी डेवलप हुई 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद। तो लोहे के उपकरणों का वास्तविक प्रयोग हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व के बाद शुरू। तो मध्य द्वाब क्षेत्र का सफाया हुआ, कृषि का प्रसार हुआ, कृषि अधिशेष आए, शिल्प और उद्योगों का विकास हुआ, और द्वितीय नगरीकरण का आरंभ। तो द्वितीय नगरीकरण तक जो आप परिवर्तन की प्रक्रिया समझते हो, यह है विचार, और लोहे का फाल है एक तथ्य। लेकिन जब आप पढ़ाई करने लगते हो तो आप लोहे के फाल को अलगा लेते हो और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हो, तो पढ़ाई हो जाती है उल्टी। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि? तो पहले हमें यही करेक्शन करना, और यह करेक्शन आपको इतिहास में ही सिर्फ नहीं करना पड़ेगा, इतिहास के सहारे बाकी विषयों की स्टडी को भी सुधारना पड़ेगा। आपको पॉलिटिकल साइंस के स्टडी को भी सुधारना पड़ेगा, आपको सोशियोलॉजी की स्टडी को भी सुधारना पड़ेगा, बाकी विषयों की स्टडी को भी सुधारना पड़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड से आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो इसका एक दूसरा गैरफायदा क्या होता है, दूसरा नुकसान क्या होता है। जब आप ओपिनियन बेस्ड पढ़ाई न करके इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाई करते हो, तो आपका जो नॉलेज होता है उस सतही ज्ञान पर आधारित हो जाता है। दो तरह का सोच है, एक है सतही सोच, उसको कहते हैं सुपरफिशियल या सुपरफिशियल थिंकिंग या सरफेस थिंकिंग, तो उसको सतही सोच कहते हैं, यानी फ्लैट थिंकिंग उसके लिए नाम। और दूसरा कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो फ्लैट थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में अंतर क्या होता है? तो जो फ्लैट थिंकिंग होती है, जो सतही ज्ञान होता है, उस सतही ज्ञान में जैसे आप ऐसे ही मानकर चलो कि एक गिलास पानी है, इन्होंने अपने हाथ में एक गिलास पानी लिया, वो गिलास का पानी आपको बढ़ाया, तो आपने उस गिलास को पानी को लिया, तो उस पानी को लिया तो उनके गिलास से आपके गिलास हाथ में आने तक उसमें से पता चला 1/4 पानी छलक गया, तो वो बन गया 3/4। अब वो 3/4 गिलास ये इनको देंगे तो वो बन जाएगा फिर आधा, फिर उसके बाद थोड़ा 5वें हाथ में जाएगा, थोड़ा और भी छलक जाएगा। तो वो जो सतही, जिसको आप फ्लैट थिंकिंग कहते हो, उसमें आपका ज्ञान धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा। अब अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो आप अमेरिकी क्रांति से लेकर और भूमंडलीकरण के युग तक जाकर आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा कारण परिणाम, इसका इंफॉर्मेशन हम गैदर करें। तो इंफॉर्मेशन गैदर करोगे तो समय के साथ वो तस्वीर धुंधली होती चली जाएगी। दूसरी होती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि जैसे एक गिलास पानी इन्होंने लिया, इनके हाथ में दिया तो 1.25 गिलास हो गया,
इन्होंने उसके हाथ में दिया तो 1.5 गिलास हो गया, इन्होंने इनके हाथ में दिया तो 2.25 गिलास हो गया, कैसे हुआ? तो उसमें आप ओपिनियन बेस्ड पढ़ाई करते हो, तो आपको पता चलता है कि अमेरिकी क्रांति ने क्या बदलाव लाए, वह बदलाव फ्रांस की क्रांति से कैसे जुड़ती है, जो प्रबोधन है उसका बदलाव अमेरिकी क्रांति से कैसे जुड़ती है, फ्रांस की क्रांति ने कैसे दुनिया में उदारवाद और राष्ट्रवाद लाया, कैसे उदारवाद और राष्ट्रवाद ने आगे के परिवर्तनों को संभव बनाया, और यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो कैसे साम्राज्यवाद का युग आया, कैसे जो राष्ट्रवाद चला आ रहा था वो अधिक उग्र बनकर आया, फिर साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद ने यूरोप में किस प्रकार से उधम मचाया, कैसे वर्ल्ड वॉर घटित हुआ, 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप में परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे रही। अब उसी में अलग अलग चीजों को आप देखते जाओगे तो मजेदार चीज यह होगी कि आपको राजनीतिक परिवर्तन समझ में आएगा, आर्थिक परिवर्तन समझ में आएगा, सामाजिक परिवर्तन समझ में आएगा, सांस्कृतिक परिवर्तन समझ में आएगा। जैसे आप देखते हैं कि आप अलग अलग ही अगर देखना शुरू करो, आर्थिक परिवर्तन की मैं चर्चा करता हूं, फिलहाल इसको फिनिश करूं तो अब वहां से जैसे आप आए तो औद्योगिक क्रांति घटित हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद साम्राज्यवाद आया, साम्राज्यवाद के बाद वर्ल्ड वॉर्स हुआ, वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप की क्या स्थिति रही, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार से उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हुई, शीत युद्ध का आरंभ हुआ, अंतरराष्ट्रीय संगठन बने और कैसे एक नए युग में हम प्रवेश कर गए, फिर कैसे हम 1950 के दशक से 1990 के दशक तक शीत युद्ध का काल रहा, कैसे 1990 के दशक में शीत युद्ध समाप्त हुआ और फिर भूमंडलीकरण का एरा आरंभ हो गया, कैसे भूमंडलीकरण का एरा 2008-9 तक गया, और फिर किस प्रकार से जब अमेरिकन सब प्राइम संकट और यूरोजोन संकट हुआ तो विश्व संबंधों को एक नई दिशा मिली, फिर 2009 के बाद किस तरह से परिवर्तन आते गए, फिर कैसे 2019 में पैंडेमिक आई, और उसके बाद कहो कोई मैं किसी को खड़ा होकर कहूं कि आज बताओ 2021 के बाद दुनिया किधर जा रही है, तुम बताओ, तुमने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, खड़ा होकर 20 मिनट में कहना शुरू कर दे मुझे लगता है दुनिया ऐसे जा रही है, मुझे लगता है दुनिया ऐसे जा रही है, मुझे लगता है दुनिया ऐसे जा रही है। यह क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमारा ज्ञान को हमेशा बढ़ाएगा, जो हम हर चीज पढ़कर नहीं लिख सकते। आप पढ़कर लिखने की जब महत्वाकांक्षा रखोगे तो मेंस क्या पीटी भी लूज हो जाएगा, क्योंकि पीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग से बनाने होते। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, कई बजे गए हम समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में कैसे आएगा? अभी तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं रहा, अभी मैं बता रहा हूं हम लोग को करना क्या है, और तब बताऊंगा कैसे आपको कितना पढ़ना है, टोटल मॉनिटर मैं करूंगा। हमको सबसे बड़ी चिंता है कि आप लोग पहले समझ जाएं कि पढ़ना कैसे। अब कहोगे भाई इसमें आप हमको अलग अलग बताइए कैसे परिवर्तन होगा, तो जैसे देखो कितना मजेदार वो क्षण आएगा जब तुम एंशिएंट यूरोप से मेडिवल यूरोप में आओगे और आधुनिक पश्चिम के उद्भव पर आओगे, तो देखोगे दुनिया में पहले व्यावसायिक क्रांति हुई, व्यावसायिक क्रांति के बाद वाणिज्यवाद आया, और वाणिज्यवाद आया तो यूरोप का जो शक्तिशाली, नाम सुना है क्या? काफी सुना, किसने किसे सुना है वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म का नाम? वाह, वेरी गुड। इसका मतलब इस क्लास में कुछ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं क्या? तो चलो, वार बिल्कुल खाली नहीं जा रहा है, कुछ कुछ लोग समझ रहे होंगे। तो वाणिज्यवाद आया, तो जब वाणिज्यवाद आया, एक हल्का सा ट्रेलर दिखा रहा हूं, जो नहीं समझ पाओगे या सोचकर संतोष करना कि आगे तुम्हें भी समझ में आए। तो वाणिज्यवाद आया, तो वाणिज्यवाद जब आया तो वाणिज्यवाद का मतलब होता है राज्य आधारित अर्थव्यवस्था। जैसे मोनार्क था, मोनार्क ने पूरे इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और मोनार्की और मर्केंटाइल क्लास जो राजतंत्र था यूरोपीय और वाणिज्य और जब व्यापारी वर्ग, उन दोनों का एक गठबंधन था, किसके विरुद्ध? तो कुलीन वर्ग और चर्च के विरुद्ध। तो दोनों ने गठबंधन चलाया, एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी दुनिया में शुरू। 18वीं सदी तक आकर तुम देखोगे कि धीरे धीरे राजतंत्र स्थापित हो गया, शक्तिशाली राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र जिसको कहा जाता है, शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित हो गया। चर्च का पतन हो गया, क्योंकि रिफॉर्मेशन मूवमेंट चला था, प्रोटेस्टेंट आंदोलन, तो चर्च, रोमन कैथोलिक जो चर्च व्यवस्था है टूट गई, और तब तक सामंतवाद का भी पतन हो गया और राजतंत्र पुनर्स्थापित हो गया। अब राजतंत्र चाहता था कि हम अपनी निरंकुशता स्थापित करें, लेकिन 18वीं सदी तक मध्य वर्ग को भी शक्ति और आत्मविश्वास आ गया। तो मध्य वर्ग को लगा कि अब हमें राजतंत्र रूपी बैसाखी के सहारे चलने की जरूरत नहीं।
तो मध्य वर्ग ने तुरंत नारा दिया कि वाणिज्यवाद हटाइए, मुक्त व्यापार। दुनिया के पहले अर्थशास्त्री आए जिसने मुक्त व्यापार पर बल दिया, वो थे एडम स्मिथ। और यहीं से पूंजीवाद का युग आरंभ। समझ रहे हो, वाणिज्यवाद के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था पर बल हुआ और पूंजीवाद का युग आरंभ हुआ। फिर वो मध्य वर्ग है, वह उधर राजनीतिक क्षेत्र में भी राजतंत्र के साथ अपने हक के लिए संघर्ष करने लगा। उसी संघर्ष का नतीजा था आगे, पहले तो प्रबोधन आया, फिर अमेरिकी क्रांति आई, फिर फ्रांस की क्रांति आई। तो अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बाद जो मध्य वर्ग है वो शक्तिशाली बनकर और भी उभरा। तब तक 19वीं सदी तक मध्य वर्ग धीरे धीरे डोमिनेट करने लगा और राजतंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और मध्य वर्ग ताकतवर होकर उसने चाहा मैं दुनिया को अपने ढंग से। तो मध्य वर्ग नहीं पहली बार, तब तक औद्योगिक क्रांति आ गई। तो औद्योगिक क्रांति ने मध्य वर्ग को और भी मजबूत बनाया। तो मध्य वर्ग ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि हमारे वस्तुओं को बिकवाने के लिए और कच्चे माल के लिए मार्केट लाओ। फिर दुनिया में साम्राज्यवाद का युग शुरू हुआ, जो है मार्केट को पकड़ो। और उसी समय चूंकि मध्य वर्ग के हक में था मुक्त व्यापार की नीति, तो पहले मुक्त अर्थव्यवस्था की मुक्त व्यापार की नीति अपनाई ब्रिटेन ने, फिर यूरोप के अन्य देश अपनाने लगे। तो 19वीं सदी में विश्व में एक प्रकार का भूमंडलीकरण आ गया। लेकिन एक तो आपने सीरियल का नाम सुना होगा, सास भी पहले बहू थी, कभी बहू थी। हाँ, तो क्या था कि पहले तो मध्य वर्ग बहू थी और राजतंत्र सास थे। और क्या हुआ कि अब जब बहू ताकतवर हो गई तो अब बहू बन गई सास, क्योंकि उनकी भी बहू आ गई। वो था निम्न वर्ग औद्योगिक क्रांति के बाद। तो निम्न वर्ग ने इनका कॉलर पकड़ लिया कि अकेले नहीं खाने दूंगा, हमें भी शक्ति में भागीदारी चाहिए। सोच रहे हो कि नहीं। तो जब निम्न वर्ग आ गया तो निम्न वर्ग ने मांग उठाई तो निम्न वर्ग ने मार्क्सवाद आ गया। मार्क्सवाद ने कहा दुनिया के मजदूर हो एक हो, चलो तख्ता पलटते। तो जब मार्क्सवाद ने अपना जोर पकड़ा, मध्य वर्ग ने पूरे पूंजीवाद और राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग ने अपना हथियार राष्ट्रवाद को बना लिया। क्योंकि राष्ट्रवादी विश्व क्रांति को रोकने का तरीका तो राष्ट्रवाद ही है ना। अगर दुनिया में बदलाव को रोकना चाहते हो तो दो बदलाव रोकने का साधन हो सकता है, एक धर्म, देख ही रहे हो, और दूसरा राष्ट्र, वो भी देख रहे हो। जिस समय लीडरशिप कमजोर पड़ने लगता है ना, तो राष्ट्रवाद वो हथियार है जो उसको। तो उसी समय जैसे मार्क्स ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो, तो मध्य वर्ग उसको काउंटर नारा देगा, नहीं मजदूर, तुम फ्रांसीसी हो, देखो फ्रांसीसी झंडा, फ्रांस महान। समझ रहे हो ना, फ्रांस महान, सुनो राष्ट्रीय गान फ्रांस का, मार्सलेज, ये हमारा राष्ट्र है। तुम कहां उसके चक्कर में पड़े। तो मध्य वर्ग चाहेगा राष्ट्रवाद के माध्यम से और साम्राज्यवाद कि चलो मैं दुनिया का स्वाद चखाता हूं। मतलब वो कहेगा कि चलो दुनिया का हम टेस्ट करवाते हैं, तुम लोग कहां इनके चक्कर में पड़े हुए, तुमको भरमा रहे हैं क्रांति के लिए, हम तुमको सुविधा दे रहे हैं ना, सारी सुविधाएं दे। और लोगों का ध्यान अंदर से बाहर हटाने के लिए साम्राज्यवादी प्रसार पर बल दिया। आधी रात में एक ब्रिटिश अकरकर छाता लेकर चलता था कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं। तो ये जो राष्ट्रीय गौरव की भावना है ना, जेब में कुछ हो या ना हो, आपको ने चुनाव में देखा होगा, एक मतदाता ने कहा था कि भले ही हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हम चाहते हैं हम उन्हीं को वोट दें, नाम नहीं लेना चाहिए। समझ में आ रहा है। क्योंकि राष्ट्रवाद का जो स्वाद चख लोगे ना, तो ऐसा टेस्टी लगता है कि भूखे रहेंगे लेकिन भारत महान रहना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। वो युग आ गया। तो क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के माध्यम से और इसके माध्यम से काउंटर किया। मध्य वर्ग और पूंजीवाद अपने तरीके से चल रहा था। पूंजीवाद को यह एहसास ही नहीं था कि यार कभी अपने को ऐसा धक्का भी लगेगा। जैसे एडम स्मिथ ने कहा था, ये देखो एडम स्मिथ का बड़ा सीधा सा फॉर्मूला था। उसने कहा था कि देखो आप उत्पादन करिए, उत्पादन अपना बाजार स्वयं खोज लेता है। समझ रहे हो ना। उत्पादन करिए, उत्पादन अपना बाजार स्वयं खोज लेता है। कैसे। तो कहा जो आप प्रोडक्शन करोगे तो लेबर को एम्प्लॉय करोगे, तो लेबर को एम्प्लॉय करोगे तो लेबर को रोजगार मिलेगा, लेबर को रोजगार मिलेगा तो उसमें परचेजिंग पावर आएगा, उसमें परचेजिंग पावर आएगा तो तुम्हारी वस्तुओं को खरीदेगा। ओके। एक फायदा हमको नजर आ रहा है कि हमको लगता है कि तुम्हें से बहुत लोग जो मेरे क्लास में अभी बैठ रहे हो, मेरे यूट्यूब में मेरे श्रोता रहे, क्या कितने लोग रहे।
तो क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ हमारे तुम्हारे भी ट्यूनिंग बैठी हुई सी नजर आ रही, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये बहुत खुशी की बात है, जब टॉपिक टू टॉपिक तुम बढ़ोगे तो तुम बन जाओगे सोचने वाले प्राणी, तुम क्रिएट करने लगोगे, तुम दूसरे को पढ़ाने लगोगे। इन पैरेलल में कोई कोचिंग खोल के नहीं बैठ जाना, मेरा धंधा हो। तो अब बात आ गई, इसने कहा कि भाई मजदूर अपना रोजगार, जब मजदूरों को तनख्वाह मिलेगा तो परचेजिंग पावर आएगा, तो आपकी वस्तुएं बिकेंगी, तो बाजार स्वयं आपका बढ़ेगा, आप प्रोडक्शन करिए। इसको कहते हैं सप्लाई बेस्ड ग्रोथ, कि सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट करे। चल रहा था, उसने कहा कि किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं, मार्केट बहुत रैशनल है। इंसान को देखो, इंसान भाई भतीजावाद करेगा, मार्केट नहीं करेगा। डिमांड सप्लाई के रूल से मार्केट चलेगा। ये मजदूर हैं, ये पूंजीपति, घबराना मत, तुम कहना को मजदूर बना दिया। ये मजदूर हैं, पूंजीपति हैं, तो ये इनका एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अगर एक खास तनख्वाह नहीं देंगे इनको, ये काम करने से मना कर देंगे, तो इनकी मजबूरी होगी तनख्वाह देंगे, और ये इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये ज्यादा तनख्वाह मांगेंगे तो ये कहेंगे कि तो ठीक है, हम आपको हायर नहीं करेंगे, हम इनको ले लेंगे। तो इनके और इनके इंटरेस्ट एक दूसरे को संतुलित करेगा। और कंज्यूमर से आप ज्यादा पैसा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर्स कहेगा मैं नहीं खरीदूंगा, तो आपकी वस्तुएं नहीं बिकेगी। और कंज्यूमर्स अगर उचित दाम देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो कहोगे भाई मैं घाटे से थोड़ा वस्तु बेचूंगा, मैं शटर बंद कर रहा हूं, तो कंज्यूमर्स को भी देना पड़ेगा। तो सभी के इंटरेस्ट सभी को संतुलित करेंगे। किसी को कोई करने, मुक्त व्यापार, मुक्त रहने दो, किसी की कोई जरूरत नहीं है, सबके साथ जस्टिस होगा। इनको अगर टोपी बेचने में स्पेशलाइजेशन है तो इनको टोपी बेचने दो, इनको जूता बेचने में स्पेशलाइजेशन है, इनको जूता बेचने दो, जूता का प्रोडक्शन करने दो। और अब अगर इनको चाहिए जूता, इनको चाहिए टोपी, और ये जूता का स्पेशलाइजेशन है, तो ये इसको निर्यात कर दे, वो इनको निर्यात कर दे, हो गया, पूरी दुनिया खुश। ये कह के एडम स्मिथ साहब तो मर गए 1792 में। और 1792 में एडम स्मिथ मरे और 1818 में कार्ल मार्क्स पैदा हुए। तो वो तो चले गए। और इधर क्या हुआ कि उन्होंने कहा था कि बाजार अपना उत्पादन स्वयं करेगा, तो औद्योगिक क्रांति होने से पहले मर गए वो। अब आ गई तकनीकी, तो जहां पहले 100 मजदूरों को रोजगार मिलता था, वहां 5 मजदूरों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि 95% काम तो तकनीकी कर देगा। 5 ही मजदूर 100 मजदूर का काम कर लेंगे, तो मजदूरों का तनख्वाह कम होने लगेगा और प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा और तनख्वाह बढ़ेगा तो मिसमैच होना शुरू होगा, सप्लाई के अनुसार डिमांड नहीं होगा। और पूंजीपतियों को मुनाफा खाने की आदत है, तो डिमांड, तो वो डिमांड को बढ़ाने के लिए ना तो तनख्वाह बढ़ाएंगे और ना ही अपने उत्पादन में कटौती करेंगे। तब आ जाएगी 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी और पूंजीवादी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जब पूंजीवादी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो अब जाके आप अगर एडम स्मिथ से पूछते कि एडम स्मिथ साहब आपने कहा था कि मुक्त व्यापार दुनिया में समृद्धि लाएगा, ये क्या हो गया? तो अब तो अवेलेबल है ही नहीं, वो तो मर चुके हैं। तो 2016 में आप देखना, क्वेश्चन बैंक में, यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जहां मुक्त व्यापार में एडम स्मिथ ने सूर्य का प्रकाश देखा था, वहीं कार्ल मार्क्स ने उसमें काली छाया देखी। अब स्टूडेंट के सामने क्वेश्चन मिला, मेरा ही केवल स्टूडेंट था जो इस क्वेश्चन को करके आया, बाकी को लगा कि तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा है, मैं क्या जानूं कि कार्ल मार्क्स ने काली छाया देखी और इसने सूर्य का प्रकाश देखा। कार्ल मार्क्स ने काली छाया देखी, मेरी आंखों के सामने भी प्रश्न देखते ही काली छाया घूमने लगी। तो अब इसको उससे जो कंपैरिजन होता है ना, वो केवल ऐसा नहीं कि पढ़ने से सिर्फ होता है, इस तरह से पढ़ने से होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो पढ़ाई आपको चेंज करना पड़े। एक कहानी तो चली जाएगी 2021 तक। अभी जो आपका इकोनॉमिक इन्फ्लेशन आ रहा है ना, इसको भी हम चाहे तो जोड़ सकते हैं इससे, बल्कि आप लोग भी धीरे धीरे जोड़ने की आदत डालें। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी कह रहे हैं ना, उनको भी इससे जोड़ सकते हैं। इतिहास वर्तमान है, वर्तमान इतिहास है। इसलिए हम लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता ना। इतने जो नेतागण भाषण देते हैं, हम लोग थोड़ा भी इंप्रेस नहीं होते। पता चलता है अच्छा ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये देखो ये कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि पता चल जाता है। हिस्ट्री के लोगों को कोई
भरमा नहीं सकता। हम लोग तो अतीत से वर्तमान सबकी जन्म कुंडली हमारे पास है। तुम कहोगे हम ये, अच्छा आप ये हैं, निकाल लेंगे जी, नहीं आप ये हैं, यहाँ है। तो सभी की जन्म कुंडली हमारे पास है ना, तो हम तो सारे विषयों को जानते हैं। तो हम सिर्फ आप आज आपको ये दे रहे हैं कि आपको अपना पैटर्न पढ़ने का बदलना पड़ेगा। इस पैटर्न पर हमारे साथ आपको आना पड़ेगा। आप द स्टडी में मणिकांत सिंह से पढ़ने आए हो तो पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो हमारी पढ़ाई के। पहला मैसेज ही। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हम कैसे देखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। टॉपिक यहीं से शुरू करेंगे। तुम लोग को टॉपिक तो मैंने दे दिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आज जो मैंने मैटर दिया है उसमें दे दिया है। जैसे दो तरह से जब आप ओपिनियन बेस्ड पढ़ाई करोगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाई ना करके ओपिनियन बेस्ड पढ़ाई करोगे, तो ओपिनियन बेस्ड पढ़ाई करने का मतलब है, जैसे कई बच्चे तुम लोग प्रश्न करते हो, जो मैंने इस क्वेश्चन में भी डाल दिया है, आपने देखा होगा। जैसे पेज संख्या 2 पर, पेज संख्या 2 पर मैंने डाला हुआ है जितने भी शब्दावलियां हैं, ये टर्म है, जिसमें एक्सप्लेन एंड एलुसिडेट, एनालाइज, क्रिटिसाइज माने विश्लेषण, व्याख्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, वर्णन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, क्या आप सहमत हैं, अमुक कथन के प्रकाश में परीक्षण कीजिए। ये सब का मीनिंग दे दिया है, लेकिन ये मीनिंग इसमें पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। मैं डेली बेसिस पर जो आपसे क्वेश्चन, जैसे जब टॉपिक जैसे जैसे होता जाएगा तो क्वेश्चन तो आपके साथ हम करते ही जाएंगे। फिर पहले तो मैं लिख कर बताऊंगा, फिर आपको लिखना सिखाऊंगा, फिर आपसे लिखवाना शुरू करूंगा। फिर आपका मैं प्रोग्राम बता दूं, वीकली टेस्ट को तो मैंने रखा हुआ है, उसमें थोड़ा हमारा बैच उसका हमसे लेट हो जाता है क्लास में, लेकिन वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना, जैसे वीक में एक टेस्ट जो मैंने डाला हुआ है वो काफी कामयाब रहा है। जो बच्चे पीछे जिन्होंने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है वो काफी फर्क महसूस कर रहे हैं। तो वीकली टेस्ट को जो मैंने कंपलसरी कर दिया है, हर सैटरडे को एक टेस्ट, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा 1-2 वीक हो जाएगा जब थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो शुरू शुरू में तो आप लिखने का स्वांग करोगे, नाटक करोगे। ये नाटक चलता रहेगा पूरे बैच तक, क्योंकि तब तक तो फर्मेंटेशन हुआ नहीं रहेगा। माता जी ने जो इडली बनाया है क्या, तो उसका तो फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन तो आपको क्लास समाप्त होते होते तक होगा, लेकिन राइटिंग तब तक हम रोक नहीं सकते, राइटिंग को आगे बढ़ाते रहना है। जैसे मैंने बताया, जैसे करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स का फ्रेशर्स क्या समझेंगे, नहीं समझेंगे। लेकिन अब उतना इंतजार तो नहीं कर सकते कि हम परंपरागत से वर्तमान पर आ जाएंगे फिर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तब तो काफी समय बीत जाएगा। करंट भी पढ़ते रहते हैं, ट्रेडिशनल भी पढ़ते रहते हैं। ट्रेडिशनल अब एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ट्रेडिशनल और करंट दोनों एक मुद्दे पर आ जाएगा। उसी प्रकार से आप लिखना शुरू कर दोगे तो धीरे 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 फर्मेंटेशन भी होने लगेगा, और कम से कम 1.5 साल के बाद जब एग्जाम देने की स्थिति में आप रहोगे, तब आप क्वालिफाई करने की स्थिति में आ जाओगे। और आप में से कुछ जो बहुत अच्छे राइटिंग डेवलप कर लेगा, वो पोजीशन भी ला सकता है, क्योंकि ऑप्शनल आपको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा काम देगा। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिस्ट्री में आपको उस मुकाम पर ला दूंगा जो दूसरा विषय का बच्चा जल्दी आपसे फाइट नहीं कर पाएगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, क्योंकि आपकी सोच तक उसकी पहुंच ही नहीं पाएगी। और इसका जो जीएस में फायदा है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में फायदा है, अंतरराष्ट्रीय विश्व संविधानवाद की समझ। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो, तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रबोधन के काल से ही देख रहे हो। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का विकास कहां से हुआ? प्रबोधन से हुआ। फिर अमेरिकी क्रांति आए, तो उसके बाद ही तो अमेरिकी संविधान बना। ब्रिटिश संविधान का क्रमिक विकास आप देख ही रहे हो। फिर फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन आया। 1848 की क्रांति के बाद यूरोपीय कॉन्स्टिट्यूशन आया। आप तो डेमोक्रेसी को पैदा होते देखोगे। एक लेक्चर में जल्दी ही बनाने वाला हूं, पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज में, जिसमें डेमोक्रेसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये मेरा टॉपिक होगा, प्रजातंत्र का। तो हम लोग तो डेमोक्रेसी का पैदा हुआ, कैसे कैसे आगे बढ़ा। एक बात बताइए, मध्य वर्ग तो प्रजातंत्र नहीं चाहता था, तो प्रजातंत्र आया कैसे? और जो प्रजातंत्र आया वो वास्तव में क्या प्रजातंत्र था?
या प्रजातंत्र है? वन मैन वन वोट तो हो गया, क्या वन मैन वन वैल्यू हुआ? ये तो भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही कह दिया था कि वी हैव एस्टेब्लिश्ड वन मैन वन वोट, बट हाउ विल इट टेक द फॉर्म ऑफ वन वोट वन वैल्यू? ये सभी तो आपको विश्व इतिहास में इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता चलेगा। तो हम लोगों को पढ़ना कैसे मैं बताता हूं। जैसे हम एक टॉपिक को अकेला नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को हमने अपने ढंग से रिफॉर्मुलेट कर दिया है। जो सिलेबस में आप जो टॉपिक पढ़ोगे और मैं जो टॉपिक की सूची बनाया हूं जो मैंने आपको दिया है, उसमें आपको आगे पीछे का अंतर, टॉपिक तो सारा इसमें है, बल्कि मेरे वाले में आपको टॉपिक ज्यादा मिलेगा क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा आपको पढ़वा दे रहा हूं। क्योंकि मुझे मानना है कि जब हाईवे पर, जैसे कोई कहते हैं कि सिलेबस बड़ा है छोटा है, तो मुझे हंसी आती। जब हाईवे पर गाड़ी चल रही है 120 किलोमीटर की रफ्तार से, तो क्या फर्क पड़ता है 5 किलोमीटर ज्यादा 5 किलोमीटर कम? और किसी ग्रामीण क्षेत्र में टूटी हुई सड़क पर जब हिचकोले लेके धीरे धीरे जब टेम्पू चल रही है, तो वहां तो आधे किलोमीटर भी भारी पड़ रहा। तो हम लोग को हिचकोले लेकर तो चलना नहीं, हाईवे पर चलता रहेगा। तो आपका सिलेबस 2001 तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं तो चाहूंगा आप 2021 तक आइए। और 2021 तक आप आ जाएंगे तो कहां पर क्या फोकस डल जाएगा आपके क्वेश्चन में? आप लिख रहे होंगे शीत युद्ध पर या शीत युद्ध के अंत पर लिख रहे हो। आज जो तुम शीत युद्ध का अंत पर जो आज लिखोगे, तो क्या उस पर थोड़ी सी झलक यूक्रेन समस्या पर नहीं होनी चाहिए एक पंक्ति में भी कम से कम? क्या व्लादिमीर पुतिन, जो गोरबाचोव था, जब लगा कि एंड ऑफ कम्युनिज्म, जैसे हम लोग आपसे पहले लिखते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में स्थिरता आ गई, जबकि बाकी महाद्वीप अशांत रहे। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया और बाकी महाद्वीप अशांत रहे। लेकिन अब उसमें हम दिखाएंगे कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध ने स्थिरता लाई। उस स्थिरता को 1919 के दशक में, 1990 के दशक में, यानी 40 वर्षों के बाद सबसे पहले सर्बिया ने भंग किया था और वर्तमान में उस स्थिरता को रूस ने समाप्त कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो कभी भी इतिहास की व्याख्या और पुनर्व्याख्या समय और वर्तमान के साथ होती है। और तुम लोग जब इस एक्सपर्टीज में आ जाओगे तो मेरा विश्वास है कि इतिहास ही नहीं, तुम जीएस में भी क्रैक करोगे। ये हमारा दावा है और हम तुम्हारी सोच को उस दिशा में जरूर ले जाएंगे कि आप जनरल स्टडीज में भी बेहतर ढंग से क्रैक कर सको। यही हम लोगों का मोटो है। तो अब इसमें हमने जो टॉपिक को रिफॉर्मुलेट किया है, तो हमारे टॉपिक को रिफॉर्मुलेट करने का उद्देश्य आप जान लीजिए। उद्देश्य यह है कि एक टॉपिक दूसरे से जुड़ता रहे। तो पहला हमने दिया है आधुनिक पश्चिम का उदय। तो विश्व इतिहास एक अंतरयात्रा। एक अंतरयात्रा में इसमें मैं आपको दो चीज पर हल्की सी झलक दूंगा, लेकिन देखो जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं तो उसमें थोड़ी हमें बुद्धिमानी दिखानी पड़ेगी। जो सिलेबस का पार्ट नहीं, जो सिलेबस का पार्ट नहीं है उसमें हमें, आपने कहावत सुनी होगी, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। बहुत का कुछ और कुछ का बहुत। तो जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं उसमें ज्यादा समय नष्ट करना सही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो लिखना नहीं पड़ेगा। वहां से केवल हमको सपोर्ट यह लेना पड़ेगा कि हम आगे जो हमारे सिलेबस में है उस टॉपिक को हम समझ सकें। उस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा उससे हमको सपोर्ट लेना पड़ेगा। इसलिए बड़ा संक्षिप्त जानकारी मैं आपको प्राचीन विश्व और मध्यकालीन विश्व का दे दूंगा। ये मैं जीएस वाले को भी देता हूं। चाहे ये जो टॉपिक मैंने अभी जो आपको अंतरण शास्त्रात्मक दृष्टिकोण वगैरह जो बताया, ये जीएस वाले को भी बताता हूं। जीएस वाले और आप में कॉमन क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्टडी तो दोनों को करना पड़ेगा, नहीं तो जीएस वाले लिख ही नहीं पाएंगे। अब 2021 का ही अगर किसी के पास जीएस का प्रश्न है तो आप हमारे सामने रखिए विश्व इतिहास का, और मैं बताता हूं कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन विश्व इतिहास पर पूछा है 2021 का। तो या तो अगर हम आपको उस तरीके से पढ़ाते हैं जनरल स्टडीज पढ़ाने का फायदा है, या फिर प्रणाम करके हट जाइए कि हमें नहीं पढ़ना है। बीच का तो कोई रास्ता है नहीं। तो उसमें भी हमको हॉरिजॉन्टल स्टडी दो तरह का होता है। एक वर्टिकल में अंदर जाके ज्यादा करना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल में सबको, क्षैतिज में सबको टच कराते हुए लास्ट तक बढ़ना है। तो जीएस में हम क्षैतिज ज्यादा कराते चले जाते हैं और ऑप्शनल में क्षैतिज भी और लंबवत भी। इसमें आपको वर्टिकल अंदर उतरना पड़ता है, क्योंकि टॉपिक के अंदर घुसकर जीएस में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। वो फ्रांस की क्रांति के अंदर घुसकर नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे तो ऐसा पूछेंगे कि फ्रांस की क्रांति जितना उसे निष्पादित करना अवश्य था उससे बहुत कम पाया। क्या आप सहमत हैं कि फ्रेंच एवोल्यूशन
intended to achieve intended to achieve far less than, sorry, French Revolution achieved far less than what it had intended to achieve. फ्रांस की क्रांति ने उसे बहुत कम पाया जितना उसे अपेक्षा की गई थी। इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो वहां पर आपको स्टैंड लेना पड़े, लेकिन वो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे फ्रांस की क्रांति ने विशेषाधिकारों पर आक्रमण किया न कि संपत्ति पर। अब विशेषाधिकारों पर क्यों आक्रमण कर रहा है? क्योंकि मध्य वर्ग है, जो कुलीन वर्ग और चर्च से उसको आक्रोश है, लेकिन वह संपत्ति पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि जिसका घर स्वयं शीशे का हो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। क्योंकि मध्य वर्ग स्वयं प्रॉपर्टी क्लास है, तो समझता है कि हम कुलीन वर्ग और चर्च की संपत्ति पर हमला, अगर कुलीन वर्ग की संपत्ति को छीन लेंगे, उनके निजी संपत्ति को समाप्त कर देंगे, तो हमारी भी निजी संपत्ति चली जाएगी। इसलिए उसने संपत्ति पर हमला नहीं किया। तो जो वर्गीय हित है उसके संदर्भ में इसका जवाब देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जीएस में नहीं पूछता, ऑप्शनल में पूछता है। तो हम यहाँ पर आपको कैसे ले चल रहे हैं, तो एक एक टॉपिक का, जैसे आधुनिक पश्चिम का उद्भव, यहाँ पर पहले प्राचीन एवं मध्यकालीन विश्व, ये हम अंतरयात्रा में थोड़ी सी झलक आपको दे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा झलक, पुनर्जागरण भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए पुनर्जागरण, यूरोपीय राज्य प्रणाली, ये सब की झलक देते हुए अब आ जाएंगे पार्ट 2 में उदारवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य, पुराने साम्राज्यों का विघटन। ये पार्ट 2 खंड 2 बना देंगे। इसमें प्रबोधन और आधुनिक विचारक, इस टॉपिक का अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी संविधान और अमेरिकी गृहयुद्ध, इस टॉपिक का इससे संबंध रहेगा। और फिर ये फ्रांसीसी क्रांति, इस टॉपिक का इससे संबंध रहेगा। फिर अध्याय 4 यूरोप 1815 के पश्चात जो यूरोप है, वियना कांग्रेस, इसका संबंध पीछे से होगा और ये यहां तक आ जाएगा। पुराने साम्राज्यों का विघटन में रूसी साम्राज्य, ऑटोमन, जैसे 1815 के पश्चात जो यूरोप है, तो इसमें आपको राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद में जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये राष्ट्रवाद का विकास होगा, जर्मनी और इटली का एकीकरण ये यहां होगा। और फिर पुराने साम्राज्यों का विघटन में रूसी साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य हमारे टॉपिक में होगा। अभी आपके समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम खंड 3 में आ जाएंगे। इसमें औद्योगिक क्रांति, साम्राज्यवाद और प्रथम विश्व युद्ध, मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति तथा संसदीय सुधार, दूसरा विश्व के अन्य भागों में औद्योगिक क्रांति का प्रसार, और तीसरा समाजवाद और उदारवाद, चौथा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, और पांचवा प्रथम विश्व युद्ध। ये टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध तक चला जाएगा। इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। तो एक समग्र तस्वीर यहां पर उभरेगी, एक समग्र तस्वीर उभरेगी। उसको थोड़ा ठीक हो, तो सो गए थे क्या? जगे हुए ना? हाँ, अच्छा ठीक है, ओके गुड। तो ऊपर से नीचे तक आप इसको लिंक करके देखोगे, और जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि एक पेज में सबका सार लिखो। तो सबका सार हम भी देते हैं, लेकिन कहेंगे पहले एक पेज में सभी का सार लिखो। तो कैसे चेंज हुआ, केवल चेंज, और फिर इसके बाद तब आ जाओगे तुम खंड 4 बनाएंगे, 2 विश्व युद्धों के बीच विश्व राजनीति। अब ये पेरिस शांति सम्मेलन से शुरू होगा और द्वितीय विश्व युद्ध तक चला जाएगा। इतने टॉपिक, इन सब का आपस में संबंध होगा। उसके बाद इसमें खंड 5 बना है शीत युद्ध और नई अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसमें शीत युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संगठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अरब राष्ट्रवाद और तेल, साम्राज्यवाद, यूरोपीय संघ और नाटो का विकास, भूमंडलीकरण, इतने टॉपिक को हमने एक खंड बनाया है। और फिर विउपनिवेशीकरण और तृतीय विश्व का उद्भव, पूंजीवाद मॉडल में विउपनिवेशीकरण, एशिया और अफ्रीकी देश, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड रंगभेद नीति, दूसरा समाजवादी मॉडल में विउपनिवेशीकरण, चीन और वियतनाम, तृतीय विश्व का उद्भव, अफ्रीका के विकास में बाधाएं, लैटिन अमेरिका के विकास में बाधाएं, सोवियत रूस का विघटन, 1991 के पश्चात पूर्वी यूरोप में परिवर्तन। और ये जो टॉपिक है बिल्कुल समकालीन विश्व पर ला दूंगा। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपको 2021 तक रख डालूंगा। वो मैं आपको मैटर भी इस पर दूंगा और क्लास में थोड़ा सा करवा के इसको 2021 तक ला दूंगा। तो आज तो मैं आपको, आप लोग मेरा तरीका समझ गए। कुछ तरीके पर कुछ पूछना है तो आप लोग सवाल करिए। आप लोग को अब सवाल करने की स्वतंत्रता मैं देता हूं। हाँ, एक चीज मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, जरा ध्यान करना।
जैसे टाइम का थोड़ा मेरा कसा हुआ यह है कि 11:30 से दृष्टि में मेरा क्लास होगा, तो इसमें क्या है कि 8:05 तक हमारा ये क्लास सब शुरू हो जाना चाहिए। जैसे पहले हमारा था ओपन एंडेड था, तो 5-10 मिनट आगे पीछे भी कर लेते थे, तो वो स्वतंत्रता अब नहीं रहेगी क्योंकि उसमें क्लास है वहां। तो इसलिए क्या है कि हमें थोड़ा सा निकलना पड़ जाएगा, तो हम 11 बजे से 10 मिनट पहले ही क्लास छोड़ेंगे। तो इसलिए हमको 8 बजे तक क्लास स्टार्ट करना है। तो आप लोगों का सहयोग यह चाहिए कि आप लोग थोड़ी अपनी नींद के घड़ी को थोड़ा प्रीपोन्ड करके और आप लोग 8 बजे से क्लास जारी कर देंगे। ओके, तो कल से चूंकि मेरा वहां भी क्लास है, तो मैं इन दोनों को एडजस्ट करूंगा। एंड देन दूसरी चीज कि कल आप लोग एक मोटी सी रजिस्टर लेकर आएंगे, हम जो भी चीज आपको पढ़ाएंगे उसको प्रिसाइडली नोट डाउन करवाएंगे, और फिर उस पर जो क्वेश्चन भी बनेगा, जैसे पहला हमारा सवाल होगा विश्व इतिहास और भूमंडलीकृत इतिहास। जैसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हो ना, अब वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, ग्लोबल हिस्ट्री है। अब आज जो आपका इतिहास है वो ग्लोबल हिस्ट्री। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ग्लोबल हिस्ट्री, यहीं से मैं कल शुरू करूंगा आपकी कॉपी पर, और मैं नोट डाउन भी करवाता चलूंगा। तो काम की चीजें मैं समझाता जाऊंगा और नोट डाउन करवाता जाऊंगा। तो आप लोग भी कुछ सवाल करना चाहो तो ये संकोच मत करो कि अमुक जी क्या बोलेंगे। अमुक जी को जो भी सोचना होगा वो सोचेंगे। ये हमारे आपके बीच एकांतिक वार्ता है। बोलिए, अगर कोई सवाल है तो। कोई सवाल है, कुछ पूछना है? हाँ बोलो। सफिशिएंट शब्द तो बोलिए ही मत, सफिशिएंट तो इसमें कुछ होता ही नहीं। देखो, ये 3 पुस्तक एनसीईआरटी आप लोग घर में खरीद कर इस पर अपना नाम लिखकर संप्रभुता आज स्थापित कर दीजिए। और जब भी मेरा बुकलेट, ये विश्व इतिहास का मेरा बुकलेट है, ये गागर में सागर है। आप अगर हिस्ट्री के एग्जाम के दिन अगर यूपीएससी बिल्डिंग में चले जाओगे तो देखोगे ब्रेक में बैठे हुए बच्चे लोग यही पुस्तक पढ़ रहे हैं। सबके हाथ में स्टडी का बुकलेट जरूर होता है, हिस्ट्री के पेपर। तो ये सभी लोग पढ़ते हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं है वो भी पढ़ते हैं। तो आप तो जरूर पढ़िए, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर जस्टिस नहीं होगा। पता चलेगा बाहर वाले पढ़ रहे हैं, अंदर वाले नहीं पढ़ रहे। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़िए। तो ये पुस्तक आपको फॉलो करना है। हमारे क्लास से पहले मैं बता दूंगा, मैं डेली आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको पेज संख्या तक बता दूंगा, सोर्स भी बता दूंगा, मैं आप पर छोड़ूंगा नहीं। एनसीईआरटी पुस्तक में भी आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी थोड़ा स्वांत सुखाए भी पढ़ते रहना चाहिए। जैसे आप कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है ना, ये आपको थोड़ा कष्ट दे देगा, क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक सिलेक्टेड है। इसका कारण भी बताया गया है, लेकिन ये आपको, लेकिन 9th और 10th का है ना, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा प्रिसाइज है। तो 9th, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी आप खरीद के इसको रख लीजिए। मैं आपको डेली बेसिस पर क्लास कक्षा समाप्त होने तक पेज संख्या तक बता दूंगा कि कल आप लोग इतना पढ़ के आ जाइएगा। लेकिन जितना मैं बताऊंगा उतना पढ़ के आना है। उसके बाद फिर कहोगे नहीं मेरा कल कहीं और अपॉइंटमेंट था, तो वो नहीं चलेगा, वो सब कैंसिल करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट। ओके, तो आप एनसीईआरटी खरीद लेना और बाकी हम पर छोड़ दो, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है। जब आप मेरे क्लास में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ, और किसी को कोई सवाल बोलिए। देखिए, एक ही ग्रे एरिया था जहां बच्चों को इधर टॉपिक करने में दिक्कत हो रही थी, जिसको भी मैंने पिछले साल से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है लगभग। वो है मैप। क्योंकि मैप का जो मैंने बुकलेट दे दिया है, अब वो बुकलेट इस बार तो मैं मार्केट में भी लॉन्च कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिस्ट्री एज ए होल जितना प्रमोशन हो सके हो। इसलिए मैं यूट्यूब पर भी काम करता हूं, क्योंकि हिस्ट्री है बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। इसके साथ जस्टिस ही स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। और मैं आगामी आने वाले 2-3 साल में देखना प्रूव करके दिखाऊं कि हिस्ट्री के मुकाबले कोई सोशल साइंस में, चाहे जनरल स्टडीज हो चाहे कोई भी पार्ट हो, नो वन कैन डिफीट हिस्ट्री, इट्स माई गारंटी।
क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बढ़िया है ना, इससे सारे सब्जेक्ट का चीजें। अजय अंकुर कुछ वो कहाँ किस समय क्या करना है बताओ, क्लास को ऑफ करना है, क्या करना है इन लोग से कुछ ने, क्या व्हाट इज योर प्रोग्राम? हाँ तो मैप का क्या यही देना है? हाँ दिखाना है, हाँ तो लाओ ना। अच्छा 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 ओके। हम्म, देखिए ये मैं आपको बताना चाहता, पहले आप लोग इसको, आप में से जो एंशिएंट जो एंशिएंट नहीं किया होगा, एंशिएंट तो अभी आप लोगों ने नहीं किया है, तो एंशिएंट आप नहीं जानते हो। जब आप एंशिएंट करोगे पता चलेगा। जैसे मैंने जो ये मैप लॉन्च किया, ये सामान्य सा मैप सामान्य तरीके से करने वाली चीज नहीं है। इस मैप का अपना एक तौर तरीका है। इस मैप का तौर तरीका ये है कि मैंने चैप्टर के साथ ही इसको जोड़ दिया, मतलब अलग से आपको मैप नहीं पढ़ना। जैसे आप अगर मैप का चैप्टर खोलोगे तो आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, तब आप इसको ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। जैसे मैप के प्रत्येक चैप्टर को मैंने ऐसे बांटा है कि जिससे आप मैप भी पढ़ सकते हो और मैप से आप उस चैप्टर को जोड़कर पूरी कंप्लीट स्टडी का प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे देखो यहां पर मैंने टॉपिक दिया है आरंभिक मानव, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक, पूरा पाषाण काल। तो अब जो बच्चे पूरा पाषाण काल का टॉपिक करते हो वो मैप के साथ जोड़कर उस टॉपिक को करें। अब क्या हुआ कि इस बार आप लोगों का प्लेन दे दिया, तो हमने क्या किया है कि एक दो मैप को केवल मॉडर्न स्टेट दे दिया कि एक दो आप मॉडर्न स्टेट पर देख लो, लेकिन आप अपना हैबिट पैदा करो प्लेन मैप। क्योंकि हम ब्लॉक में जब बांट रहे हैं तो हमें कोई फिक्र ही नहीं है कि मॉडर्न स्टेट देते हैं या नहीं देते। हमने साइंटिफिक ब्लॉक में इसको डिवाइड कर दिया हुआ है, तो इसमें कोई समस्या आती ही नहीं है कि हम उसे। तो ये आपका हिंदी का मैप हुआ, और पैरेलल में हमने इंग्लिश में भी दोनों को जारी किया हुआ। ये इंग्लिश वाला है, क्योंकि मैंने जो प्रीलिम्स का आपको याद होगा गाइड बुक जो मैंने जारी किया था, तो हिंदी इंग्लिश दोनों जारी किया। हिंदी पहले कर दिया और इंग्लिश थोड़ा लेट हो गया, तो दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हो गया थोड़ा सा। हालांकि इंग्लिश वाला भी लॉन्च 2-3 दिनों में हो जाएगा। तो इसलिए इस बार मैंने इन दोनों को साथ ही जारी किया कि नहीं, साथ ही जारी करेंगे। अब जो भी बुकलेट जारी करेंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो ये हमने इस मैप को, इसमें आप लोगों को जैसे जैसे टॉपिक आप पढ़ते जाओगे, तो मैंने इस टॉपिक को जो बांटा है उसको देखने से आपको साइंटिफिक, शिकारी और खाद्य संग्राहक के साथ खाद्य उत्पादन की अवस्था मध्य पाषाण काल, मानव के खाद्य उत्पादन की अवस्था, ग्रामीण संस्कृति से नगरीय सभ्यता की ओर संक्रमण, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति। तो मैंने टॉपिक को इस तरह से बांटा हुआ है कि जैसे जैसे आप कॉमन चैप्टर्स पढ़ोगे, मैप का काम आप साथ करते चलोगे, मैप का काम अलग से नहीं करना है। और मैप को लेकर मुझे अब तनाव नहीं रहा है। इसकी वजह है, एक तो मैंने इसमें लगभग बहुत सारे प्लेसेस दे दिए हैं, जो आपका मैक्सिमम प्लेसेस हो जाएगा। और मेरी महत्वाकांक्षा 20 में 20 प्लेस करने की भी नहीं है। मैं 15 प्लेस ऑनवर्ड्स अगर मेरा हो जाता है तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं मान कर चलता हूं चाहे कितनी भी हम बुद्धि लगाएं, लेकिन उन्हें 20 मैप का 20 वो होने नहीं देंगे। कुछ ना कुछ एक दो प्लेसेस ऐसा प्लॉट करेंगे जो हमसे गलती हो ही जाएगी। चलो 15, 16, 17, 18 यहां पर कहीं बात बन जाती है, वी आर गोइंग टू बी हैप्पी, क्योंकि फिर वो हमारे मार्क्स उस पेपर में बढ़ने ही बढ़ने, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस भी अच्छे लिखे रहेंगे। तो मैं अच्छा, और यूपीएससी वाले में आपको एग्जैक्ट जो एक्यूरेसी वाली बात है वो समाप्त हो चुकी है। इस बार उन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता में मांडा को जो प्लॉटिंग की, वो पीओके में प्लॉटिंग करके दिया है। अब बताओ, पीओके में किसी भी स्थिति में मांडा की प्लॉटिंग तो हो नहीं सकती, तो उन्होंने महसूस किया होगा। तो जब वो खुद ही अपने प्लॉटिंग के मामले में इतने ढीले हैं, तो हमसे क्या अपेक्षा करेंगे? तो हमें सेंस के आधार पर पकड़ना है। जैसे मांडा तो आपने सेंस से ही पकड़ा ना कि भाई उत्तर में इसके आगे कोई, नॉर्थ में कोई प्लेस है ही नहीं। अगर अफगानिस्तान में वो दिए होते तो 1 मिनट के लिए मान लेते, चलो सुरतुगई उन्होंने दिया, जो आउटर पोस्ट है। अफगानिस्तान में न देकर वो मांडा में दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हड़प्पन साइट की बात कर रहे हैं, लेकिन मांडा में दे रहे हैं, इसका मतलब तो वो कहीं ना कहीं कोताही। तो इसलिए मैं आप लोगों का कहता हूं, ये दोनों मैप है और इसको आप साथ आप लोग जस्टिस करेंगे। आप लोगों को कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपका पहला क्लास है, मैं आश्वासन दे रहा हूं कि सारी उत्तरदायित्व मैं अपने सिर लूंगा, केवल आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, अब आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो करिए, मेरा काम तो समाप्त है आज का। हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल पर की हिस्ट्री मेंस तैयार किया जा सकता, समझा नहीं? जीएस, जीएस। अगर एक सीक्रेट बात पूछो मुझसे, हालांकि सीक्रेट तो रहेगा नहीं, मिस्टर अंकुर नहीं रहने देंगे सीक्रेट। सीक्रेट रहने दोगे क्या? नहीं। जीएस की जैसे, अगर तुम शेर की शिकार करने निकलते हो और शेर मारने का औजार लेकर चलोगे, तो पता नहीं शेर मरे या ना मरे।
ये जो जनरल स्टडीज में एक सीक्रेट, ये तो सीक्रेट रहेगा नहीं क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि सामान्य अध्ययन के नाम पर जो हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया जाता है वो सामान्यतः वक्त बर्बाद होता है। जनरल स्टडीज में दृष्टि में चूंकि मैं जीएस पढ़ाता हूं तो मुझे बहुत वक्त लग जाता है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों का वक्त बर्बाद ना हो, और वक्त बर्बाद ना हो इसलिए थोड़ा सा वक्त और लगा दो। क्योंकि अगर हम कम वक्त लगाएं, जैसे कई इंस्टीट्यूट में इस तरह से कल्चर है कि 15 क्लास में, पहले ही मैनेजमेंट कहते हैं टीचर को 20 क्लास में खत्म करना है, 15 क्लास में समाप्त करना। तो पहले यह तय कर लीजिए कि समाप्त करना है या पढ़ाना है। और दिक्कत यह है, यह सही है, एक सच्चाई है कि जनरल स्टडीज के बच्चे इतने एफर्ट नहीं करेंगे कि वह ऑप्शनल की तरह उतना क्लासेस कर पाए। लेकिन एक सच्चाई यह है कि उनके जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड है जो ऑप्शनल से कम नहीं है। तो दो में से एक बात ही होगी कि बैठकर हम तय कर लें कि हम हिस्ट्री का पार्ट ना करें, छोड़ ही दें। जीएस में मैं एक बात बता रहा हूं, तो ये स्वतंत्रता हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि करीब वो इस बार भी 16 क्वेश्चन हिस्ट्री से है पीटी में, नहीं तो 22 क्वेश्चन तक हिस्ट्री से है। अगर आप करंट किसी एक पार्ट से नहीं है, करंट विविध पार्ट से, अगर उसको अपवाद में रखो तो किसी भी एक सेगमेंट से इतने क्वेश्चन अकेला नहीं जितना हिस्ट्री से होता है पीटी में। लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन मेंस में होता है फर्स्ट पेपर में, जहां पर आप 30 से 40 मार्क्स का लीड ले सकते हो, और पीटी में आप कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन मार्केट से आप लीड ले सकते हो। तो इतनी बड़ी चीज जो प्रीलिम्स में और मेंस में हमारे लिए जीएस में जिसका इतना बड़ा रोल है, उसको हम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने तरीका अपनाया कि थोड़ा नंबर ऑफ क्लासेस को बढ़ा दो, और पढ़ाने का तरीका जो ये वाला से हम ये वाले पर जीएस को भी रख देते हैं। तो हमारे बच्चे नॉर्मली, इसमें भी कुछ बच्चे जिन्होंने जीएस का क्लास किया होगा वो दिल पर हाथ दे कहें कि मेंस में वो सारे क्वेश्चन करने की स्थिति में, पीटी में वो 70% क्वेश्चन 65% क्वेश्चन कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट है नॉन हिस्ट्री का बच्चा। इससे ज्यादा हमारी महत्वाकांक्षा है। लेकिन जो पीटी के नाम पर जो जीएस के नाम पर आपको पढ़ाया जाता है, उसे जीएस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं, ऑप्शनल से ही जीएस का सॉल्व हो। इसलिए आप खुशकिस्मत हो कि आपको तो सोचना ही नहीं है जीएस के लिए। जीएस का क्वेश्चन जिस स्टैंडर्ड पर इस तरीके से कारण परिणाम और महत्व पढ़ाने से जीएस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा, जिसको डेवलप करवाने में कितना वक्त लग जाता है। कल मैंने दृष्टि में 2-4 दिन पहले 2 क्लास जो समाप्त किया है, तो लगता है कि युग समाप्त हो। मैं आकर ठंडी सांस ली पहले, क्या थैंक्स गॉड आई हैव डन माय ड्यूटी। तो एक बड़ी जवाबदेही की बात होती है एक एक बैच को पकड़ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आता है, जब तो एग्जाम होता है तुम लोग समझते हो कि मेरा एग्जाम हो रहा है, लेकिन उस समय मेरा क्या हालत होती है मैं ही जानता हूं। क्वेश्चन मतलब घड़ी देखता रहता, 9:30 बजे क्वेश्चन बच्चों को बट गया होगा, मतलब एकदम बेचैन हो जाता हूं। जब तक हमारे पास क्वेश्चन आता नहीं है तब तक मुझे लगता है कि पता नहीं, तो आपका एग्जाम केवल नहीं होता, मेरा भी एग्जाम होता है। मैंने जो पढ़ाया है हमारे स्टूडेंट्स लिख पा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमको फायदा नहीं हुआ, तो मैं मतलब एकदम, मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही बिखर जाएगी फिर। So it is just a pressure for me as well। एक जवाबदेही है, ये केवल फी और कोचिंग नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हमारे और आपके बीच एक मौन कमिटमेंट है। ओके, कुछ आपको मैंने ज्यादा खींच दिया, सॉरी। और दूसरा क्वेश्चन है तो बोलिए। इनका प्रश्न है कि ऑप्शनल जीएस और करंट अफेयर्स तीनों एक ही दिन कैसे हम मैनेज करेंगे। अगर मैं इसी का प्रति प्रश्न करूं कि एक ही दिन वेज, नॉन वेज और आइसक्रीम कैसे खाएं, क्या क्या दिक्कत है। करंट अफेयर तो ऐसा है कि अब तो मेरा थोड़ा वक्त की कमी हो गई, अभी भी चुभता है कि करंट अफेयर तो डेली हमारे साथ चलता है। करंट अफेयर में तो मैं कहूंगा कि हर संडे को तुम अपने आप से पूछो कि पिछले एक वीक में इकोनॉमिक्स में क्या विकास हुआ, अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या विकास हुआ, पॉलिटी में क्या विकास हुआ पिछले एक वीक में। करंट अफेयर्स भी जो लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं, मैंने बहुत जगह पर संस्कृति देखी, मुझे ये पसंद नहीं है, तथ्य पढ़ा देते हैं।
क्या फायदा है? जो चल रहा है, मुझे लगता है कि जस्टिस करंट अफेयर के साथ होगा तब जो टीचर जिस जिस खंड को पढ़ा रहा है वो अपना अपना करंट अफेयर्स अलग पढ़ाए अपने खंड के साथ जोड़कर। ये मेरी राय है। क्या सही राय है कि? और अलग से फेंक रहे हैं, लीजिए करंट अफेयर, एक तरह से ड्यूटी पूरे एक सप्ताह लाए, हाँ बच्चों लिखो .1। आज मैं बुलेट साइज देखता हूं ना, बुलेट पॉइंट में जब मैं देखता हूं तो बुलेट पॉइंट से मुझे घबराहट होने लगती कि बुलेट पॉइंट याद कैसे रहे। बुलेट पॉइंट का तो मैं सख्त खिलाफ हूं कि हिस्ट्री में देखता हूं कई लोग नोट्स बना देते हैं बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट तुम अपनी समझ से अपनी कॉपी में बना सकते हो, लेकिन तुमको कोई बुलेट पॉइंट में देगा तो तुमको याद नहीं रहेगा। तुमको याद रखने के लिए स्ट्रक्चर, मैं हमेशा जीएस में स्ट्रक्चर बनाता हूं, और स्ट्रक्चर में तब तथ्य को रखना है। और वह मैं ही अगर बुलेट पॉइंट बना के दूं तो आपको कैसे अंदर जाएगा? ये सब चीज तुम लोग रियलाइज करना। बीइंग ए स्टूडेंट, पढ़ने के दरमियान तुमको पता चलेगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं प्रैक्टिकल बातें, ये कोई मार्केटिंग की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बातें। ओके, और कोई सवाल? हाँ, आपका जब तक सवाल नहीं आया तब तक क्लास में पूरा नहीं मानूंगा। हाँ, क्या है आपका प्रश्न? हाँ, अंतर अनुशासनात्मक, हाँ, कैसे डेवलप? बैठिए। आप जीएस में मेरे साथ बहुत समय तक आपने काम किया है, मैं आपका चेहरा भूल नहीं सकता। तो आपने उसमें उस हमारे साथ काम करते हुए सोचने वाले प्राणी कुछ बने हो कुछ, मैंने कुछ सोच रहे हो। अंतर अनुशासनात्मक मैंने जो खुद महसूस किया है वो ये है कि जैसे दिन भर काम किया, अब मान लीजिए इसी बार पॉलिटी में ठीक है कोई डेवलपमेंट हुआ, प्रेसिडेंट का पावर है, मुख्यमंत्री का पावर है, बाकी पावर है। तो जैसे हिस्ट्री में तुम लोग के पास 2 मिनट टाइम है ना, कहीं कहीं अपॉइंट, अभी तो मेरा ही टाइम चल रहा है, कहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं होगा? नहीं। जैसे जब मैं तुम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, दोनों को मिलाकर आप समझो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप विश्व में होने वाले संविधान का विकास समझो, और जब मॉडर्न हिस्ट्री में आओगे तो भारत में होने वाले संविधान का विकास समझोगे। जीएस वालों को भी मैंने पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का समकालीन इतिहास और पहुंचा था, तो एक अलग मैटर मैंने पॉलिटी में दिया था उनको, आपको भी मिला होगा। तो उसमें हमने जैसे डील किया कि हमने पहले जो अपना संविधान बनाया तो विविध संविधानों से लिया, लेकिन जो हम पश्चिम के संविधानों से लिया वहां से हमारी परिस्थितियां अलग थी। जस्ट 1 मिनट। तो पश्चिम के संविधानों से जो हमारी परिस्थितियां अलग थी, तो हमने जो अपने संविधान बनाए तो हमने कुछ से कुछ लिया, कुछ अपना भी लिया, कुछ अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी ढाला। तो जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने ले लिया पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अमेरिकन संविधान से ले लिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सॉरी गलत हो गया, पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब हमने पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ले लिया, वो अमेरिका से ले लिया, पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इससे ले लिया। तो हमारे यहां टेक्निकल प्रॉब्लम यह आने लगा कि जहां ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो वहां का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो बहुत पावरफुल है, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को भी वो आसानी से बदल सकती है, मोनार्की को भी खत्म कर सकती है, वो चाहे ना तो ब्रिटिश संविधान को ध्वस्त कर सकती है, अकेला हाउस ऑफ कॉमन, क्योंकि उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं है ना, उसको उस पर चेक कर सकती है जुडिशियरी, मतलब पार्लियामेंट अपना चेक स्वयं करती है। उतना पावर ब्रिटिश लोगों ने अपने पार्लियामेंट को दिया, अपने हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया, और ब्रिटिश लोगों के साहस की बात है, इतना साहस किसी में और होगा नहीं। तो हमने जो उसी अपनी परंपरा ले ली, तो चूंकि हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत पावरफुल है,
आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और उधर जो हमने इलेक्टेड प्रेसिडेंट ले लिया, तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट का मतलब है कि जिस समय तुम इलेक्शन करवा देते हो किसी को, तो कुछ पावर तुमको देना पड़ेगा उसको, क्योंकि बेचारा इलेक्टेड 18 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है। प्रेसिडेंट के कैंडिडेट में जो भी खड़ा होगा उसका कलेजा तो थोड़ा सा धड़कता रहेगा, पता नहीं हार जाऊं तो क्या होगा। तो जो हार का रिस्क ले रहा है उसको तो आपको पावर देना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश मोनार्क की तरह इंडियन प्रेसिडेंट को पावर दे दिया और इलेक्शन भी करवा दिया। तो इनिशियली जो हमारे प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने पहले राजेंद्र प्रसाद ने ही मुद्दा उठाया। उन्होंने एमसी तलवार को कहा कि आप जब हमारा इलेक्शन करवाते हो तो हम तो रबर स्टाम्प नहीं हो सकते, हम हर सुझाव तो नहीं मानेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, हम कुछ सुझाव को अस्वीकार करेंगे। तो एमसी तलवार ने कहा कि देखिए ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो क्राइसिस हो जाए। तो क्राइसिस हो जाएगा तो हम एक उदाहरण के तौर पर पीछे से लेकर चले। तो क्या हुआ कि लेकिन एमसी तलवार ने कहा, ये मान गए, फिर राधा कृष्णन वगैरह आए, फिर आ गया पावरफुल प्राइम मिनिस्टर का युग जैसे इंदिरा गांधी के टाइम में, तो प्रेसिडेंट वीक ही रहा। लेकिन फिर 1990 जो हंग पार्लियामेंट का टाइम आया तो वेंकट रमन के समय, विशेषकर नारायणन के समय से प्रेसिडेंट के फिर अधिकार कुछ बढ़ने लगे और प्रेसिडेंट कुछ कुछ मामले में ये कवर करने लगे। तो हम आपको यहाँ पर अंतरानुशासनात्मक का मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर जो होने वाला परिवर्तन हो रहा है या आपका भारत के स्तर पर जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे आपका भूमंडलीकरण आ रहा है या आप कोई ऐतिहासिक परिवर्तन को देखते हो या अर्थव्यवस्था में ही कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखते हो, तो उसे जो संघ राज्य के संबंध बदल रहे हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के संबंध बदल रहे हैं। जैसे अभी देखिए एक गवर्नर जो तमिलनाडु में तुम देखते हो, जो एक जो जुडिशरी पेरियाबालन जो एक जो राजीव गांधी के अभियुक्त को जो मुक्त किया है, एक जो गवर्नर जिसको रोका हुआ था और जिसको कि वहां की मिनिस्ट्री ने मुक्त किया है, या प्रेसिडेंट और गवर्नर का जो क्षमा का, जिसको तुम कहते हो पार्डन का राइट है, उस पूरे पार्डन के राइट को बदल दिया। तो इससे संघ राज्य संबंध पर क्या प्रभाव? ये केवल बात गवर्नर और प्रेसिडेंट की नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्टेट चीफ मिनिस्टर जो चाहे क्रिमिनल को ऐसे क्रिमिनल के लिए मुक्त करवाया है जिसको डेथ सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कमिट हुआ था। तो आपको माइन्यूटली यह देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री में जो परिवर्तन हो रहा है उसका पॉलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटी में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अंतरराष्ट्रीय संबंध पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है उसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो उसको जो माइन्यूटली तुम देखोगे तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण डेवलप करेगा। तो उसमें करना यह होगा कि पूरे वीक में संडे को एक टाइम निकालो कि 1 से 1.5 घंटा हमको टाइम देना है, और 1-1.5 घंटा तुम बौद्धिक जुगाली करके ये सोचो कि इस सप्ताह में कहीं किसी को कोई अफेक्ट तो नहीं किया, और कागज कलम लेकर बैठे उधर 3-4 पॉइंट निकल के आएगा कि इसका इस पर इंपैक्ट दिख रहा है, उसका उस पर इंपैक्ट दिख रहा है। और जब तुम उसको लिख डालोगे ना, जब कोई नहीं सोचेगा तुम लिख डालोगे, तो जिसके हाथ में पड़ेगा वो कहेगा कितना ओरिजिनल थिंकर है, कितनी अच्छी बातें सोचा है। मेरी बात समझ रहे हो कि? तो ये धीरे धीरे डेवलप करने, तो किसी दूसरे का चेहरा देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की इतनी कैपेबिलिटी है। तुमको चूंकि अब तक तुमने अपने आप का उपयोग नहीं किया, महीने 2 महीने 3 महीने हमारे साथ जो तुम अपने आप का उपयोग कर लोगे ना, देखना तुम्हारा कैसे फिर खुद अपने प्रयास से तुम आगे निकलते चले जाओ। यू विल जस्ट ट्राई। आप हाथ सीधा कर रहे थे, आप प्रश्न कुछ पूछना है, प्रश्न पूछना है? हाँ बोलिए। इनका प्रश्न है, बैठिए, कि ऑप्शनल पर कितने घंटे समय दे। आज तक मैंने घंटा से कभी मापा नहीं, तो घंटा बड़ा अच्छा लिया होता है। आप उसको मान लीजिए 3 घंटे देते हैं और 2 घंटे सोचते रह जाते हैं कि यूनिवर्सिटी में कितना मस्ती थी, यहाँ पता नहीं आरसी मजूमदार से मैं बोर हो रहा हूं, तो फिर कैसे काम चलेगा? आवर्स में इसको मत मापिए, आप काम करिए हमारे साथ। जितना काम में, अगर मेरे साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको घंटे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा कि देखो तुमको कल इतना पढ़ के आना है, और तुम कल होके माप के बताना सर इतना पढ़ने में हमको इतने घंटे लग गए, इसलिए सर कुछ काम कम कर दीजिए या काम बढ़ा दीजिए। घंटे इसका पैमाना हो ही नहीं, कितनी इंटेंसिटी से तुम पढ़ रहे हो, तुम कितना मोटिवेटेड हो। जैसे तुम्हारे साथ अभी मैं बात कर रहा हूं, मुझे घंटे मिनट का कोई ज्ञान नहीं, इतना मजा आ रहा है तुमसे बात करने। तो जब तुम पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई में कितनी चीजें खींच पाते हो, कितनी इंटेंसिटी से खींच पाते हो, उससे
मापा जाता है। घंटा तो पैमाना, तुम्हारा घंटा अलग होगा, हमारा अलग होगा। तुम 1 घंटे में कितना कर पाते हो, मैं 1 घंटे में, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, सबके पढ़ने की इंटेंसिटी अलग अलग है। तो आवर्स में मत मापो, धीरे धीरे से प्रश्न बदल जाएगा। इस सामान्य बाजार का यही प्रश्न है, सामान्य कोचिंग संस्थान का भी प्रश्न होगा, 16 घंटे पढ़िए, क्या बोलते हैं ना। अब कोई इंसान 16 घंटे पढ़ सकता है, इफेक्टिव ही नहीं होगा। पढ़ी, घंटे का कोई हिसाब किताब नहीं है। हमको अपने स्टूडेंट लाइफ में याद है कि एक दिन जम कर पढ़ लेते थे, दूसरे दिन थोड़ा सा एंजॉय करने की इच्छा होती थी कि थोड़ा सा रिलैक्स भी करे, हल्का सा। क्या, अरे इंसान है यार। तुम ये मत देखो कि कितने घंटे पढ़े, तुम ये देखो तरक्की हो रही है कि तुम पॉजिटिव हो कि नहीं, तुम ऑप्टिमिस्टिक हो कि नहीं, बस। और जो मजा भी थोड़ा सा करते रहो। लाइफ क्या है पता नहीं, यूपीएससी कहीं तुम्हारी पूरी युवा समय तो इसी समय गुजर रहा है ना, इसमें भी हल्का सा एंजॉय भी करते रहना है, पढ़ते भी रहना है। हाँ, थोड़ा सा मोटिवेटेड, अगर मोटिवेटेड रहोगे तो तुमको कम आवर्स में ज्यादा पढ़ाई हो जाए। अगर मोटिवेटेड नहीं पढ़ोगे तो आवर्स का कोई हिसाब किताब नहीं। जब जीवन गहन निराशा में पड़ जाती है ना, तो दिन भर समय रहता है लेकिन पढ़ाई भी नहीं निकल पाती है क्या। इसलिए आवर्स को काउंट मत करो। और कुछ ओल्ड एनसीईआरटी का तो मैंने नाम भी नहीं लिया अभी, तो जितना मैंने दिखाया है सब न्यू एनसीईआरटी। अब ओल्ड एनसीईआरटी देखो, हमारे पास पढ़ने की कैपेसिटी बहुत कम है। मैं आज तक ये गुत्थी नहीं सुलझा पाया हूं कि मेरे पास इतने बुक्स होते हैं। अब तो मैं बुक्स का नाम, ऑथर का भी नाम भूल जाता हूं। जब बुक देखता हूं तो मैं अपनी खुशी होती है कि अरे ये भी बुक मेरे पास था। तो सवाल ये उठता है कि चीजें बहुत याद नहीं रहती। तुम ये जो 3 एनसीईआरटी मैंने, ये 3 एनसीईआरटी तुम बढ़िया से पढ़ लोगे तो तुम हमको बताना सर मैंने आपका काम कर लिया है, मैं अब खाली बैठा हूं, मुझे कुछ करिए। तो तुम खाली होगे तभी कुछ पढ़ोगे ना। चूंकि मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तुम लोग को अभी मैं छोड़ दूंगा तो तुम लोग अनाप शनाप पढ़ने लगो। तो मैं तुमको छोड़ नहीं रहा, तुम जितने लोग हो सब इनरोल लोग, कोई ऐसा नहीं कोई ओपन लेक्चर है। तो तुम जितने लोग हो जो हमारे साथ और हमारे सुपरविजन में हो, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं। जब तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं तो तुमको जो ये एनसीईआरटी की पुस्तक और ये जो चीज जो मैं दे रहा हूं, या मेरे ऑनलाइन के जो बच्चे हैं, तो उसको मैं प्रत्येक दिन बोल दूंगा तुमको इतना पढ़ के आना है, और मैं तुमको मॉनिटर करता रहूंगा ना। तुम कॉर्नर में बैठे रहोगे तो भी पहुंच जाएंगे हम तुम्हारे पास, यहीं से देख लेंगे कि हाँ ठीक है। आंखें हल्का था, तुम्हारा ध्यान इधर जाएगा, बस तुरंत मैं नोटिस कर लूंगा कि अरे तुम तो किसी दूसरी दुनिया में तैर रहे हो। तो वो मुझे पता चलता रहेगा। तो मैं खुद, तुम लोग उसका सवाल मत करो। ये 3 एनसीईआरटी खरीद दो, कॉपी को तुमने ये कर लो, और थोड़ा तो 2-3 दिन 4 दिन आपको हम थोड़ा धैर्य से हमको समझना पड़ेगा, और हमको आपको समझना पड़ेगा। पहले दिन सोचोगे कि तो नहीं, 2-3-4 दिन समय देना, और 2-3-4 दिन के बाद तुम देखना कि तुम खुद ही बहुत फास्ट तरक्की होने लगेगी। उसके बाद तुमको खुद मजा आने लगेगा। और कुछ? तो क्या करें, इसको स्थगित कर दें? जाइए आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करिए, फिर कल से आते हैं।